गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, फटाफट जुड़ते जाइए, तब तक मैं बाकी सारे काम कर लेता हूँ। बहुत सारा सभी लोगों को गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बहुत सारे लोग क्लास में जुड़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आए हैं चंदन सिंह जी। चंदन सिंह जी सबसे पहले आए हैं। चंदन जी स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं। चलिए तो इसको बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे लोग चलिए, तो हम YouTube पे भी लाइव हो चुके हैं। YouTube पे भी लाइव हो चुके हैं, तो सभी YouTube वाले दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स देयर आल्सो। तो बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो जोड़ते चलिए भैया, जोड़ते चलिए फटाफट। अभिषेक रंजन जी भी आ गए हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं। सो विल स्टार्ट द क्लास वेरी सून। ठीक है, बहुत बढ़िया। गजाला, नूर, प्रमोद, बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का नाम लेना बड़ा मुश्किल है, तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आज के क्लास के अंदर में। तो बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं, तो सभी लोगों को भाई गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग भाई, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। यस, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, तो सभी लोगों का स्वागत है, हर प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 10। आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 10, यानी 10वां सेट करेंगे हम। आज हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 531 से लेकर 590 के बीच में। जो भी लोग 531 के पहले का क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे, मैंने एक रिक्वेस्ट किया है, मैं 6000 क्वेश्चन का सीरीज लेके आ रहा हूँ, और आज से कुछ 10 दिन पहले हमने इसकी शुरुआत की थी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज हम पहुंच चुके हैं 531 नंबर क्वेश्चन पर, और आज हम 600 के आंकड़े को छुएंगे। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। दिलीप भाई आ चुके हैं, फतुआ से दीपक, सुमन, राहुल, भारती, संजना, अन्नू आ गई हैं, अन्नू गुप्ता, राजीव। कल 2 लोग प्लस में शामिल हुए हैं मेरे सब्सक्रिप्शन कोड के तहत, तो उन दोनों लोगों का प्लस कोर्सेज में बहुत स्वागत है। और मैं समझ रहा हूं कि प्लस वालों के लिए टाइम नहीं बचता होगा, क्योंकि मेरा होमवर्क इतना ज्यादा होता है कि आप बच नहीं पाते होंगे, इतना ज्यादा मैं लिखवाता हूं। मैं इसके लिए ही फेमस हूँ कि सर बहुत मेहनत करवाते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जो प्लस वाले लोग मुझे सुन रहे हैं, दिल पे बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि वो मेहनत आपके लिए है, वो आपके लिए मेहनत है, वो आपकी रंग दिखाएगी एग्जाम के अंदर में, एग्जाम के अंदर में दिखाएगी। यस, अन्नू भी बोल रही है, यस सर, बिल्कुल अन्नू, मेरी बात का भरोसा रखिए। अन्नू हो, भारती हो, रामलाल प्रसाद मौर्य जी हो, रामलाल जी बहुत बढ़िया आंसर लिख रहे हैं। बिल्कुल हिंदी में ही होता है, हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है, दोनों भाषाओं में होता है, दोनों भाषाओं में होता है। हिंदी आंसर राइटिंग कराता हूँ और इंग्लिश भी कराता हूँ, क्वेश्चन दोनों के लिए सेम रहता है। औशम, मनीषा, नीलू कुमारी, सौरभ, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो मैं समझता हूँ पूजा, पूजा भारती आ गई है, बहुत बढ़िया पूजा, रोहित आ गए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। यूट्यूब के भी दर्शकों का कुछ नाम ले लिया जाए तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग आ गए हैं। रजनी आ गई है, दीपिका मिश्रा आ गई है, सबसे पहले डॉली आई है, डॉली के बाद यूट्यूब पे मिथुन कुमार जी, रिंकू गोस्वामी जी, शिशु कुमार जी, रंजनी कुमारी जी, रंजनी के बाद दीपक मिश्रा, अक्षय राज। अगर मेरा सेशन आपको बढ़िया लगता है तो आप प्लीज इस सेशन को शेयर कर दीजिए, और अभी अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। 15 मिनट के बाद जो मजा आने वाला है ना, 15 मिनट के बाद आप श्योर, फॉर श्योर है कि आप शेयर कर देंगे। चलिए, तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो क्लास को शुरू किया जाए क्या? देखिए, मैंने एक बात कही और मैं बार बार कहता हूं कि जब मान लिया जाता है तब आपकी हार हो जाती है। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कि जब आप मान लेते हैं कि आप हार चुके हैं तो आप हार गए हैं। अगर आपने मान लिया है कि आप जीत रहे हैं तो आप जीत जाएंगे। जिस सपने को आप पालते हैं उस सपने को आंखों में, खुली आंखों से देखिए। सोने से पहले जब आप आधी नींद में रहते हैं ना, औंधी नींद में रहते हैं ना, उस समय सोचिए कि अगर आप बीपीएससी क्वालिफाई कर जाए तो आपके अगल बगल बहुत सारे स्टाफ मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, एक बड़ा पद मिलेगा, एक गाड़ी मिलेगी। सो ऑलवेज ट्राई टू थिंक लाइक दैट। डिक्की आ गए हैं, डिक्की स्वागत है। जयप्रकाश जी आ गए, निशांत कुमार जी। और कमेंट बाजी बिल्कुल आज फालतू नहीं होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स के अंदर में दोनों तरफ चलेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो क्या आपने आज आपसे सुबह सुबह कहा है कि जो हूं मैं हूं, कोई नहीं है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कहा है ना आपने? कहा है या नहीं कहा है? जल्दी शुरू करेंगे, 1 मिनट के अंदर क्लास शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, सुबह उठिए और अपने आप से कहिए कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। आपकी कलम की ताकत आपको नौकरी दिलाएगी, दूसरे का नहीं। ये फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक का नहीं दिलाने वाला है आपको। चलिए, तो क्लास को शुरू कर दें मेरे भाई। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 10, 531 से 590 नंबर क्वेश्चन। अगर आपने इसके पहले का क्वेश्चन नहीं मिला है तो स्पेशल सेक्शन के सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं।
जो टोटल क्वेश्चन होंगे 60 और 40 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं कमेंट बॉक्स में। तो कुल मिला के हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे, कुल मिला के 100 क्वेश्चन करेंगे। शिशु कुमार जी, ओरिजिन बॉय, दीपक मिश्रा, बहुत बढ़िया, सब लोग आ चुके हैं। रिंकू गोस्वामी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 40 क्वेश्चन जीएस का होगा, 10 क्वेश्चन साइंस का होगा और करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन होगा। करंट अफेयर कल का होगा। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? आपको बताना है कि अगर मुसलमान खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है हर्बर्ट लिस्ले, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू हंटर, एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड और उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से ज्यादा। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3 पोलिंग कीजिए, पोलिंग में आंसर दीजिए, पोल में आंसर दीजिए, रैंक पता चलेगा। कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी। दोनों तरफ चलिए, इधर भी उधर भी, क्योंकि पोलिंग करने में आपको 2 से 3 सेकंड लगता है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ चलिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी। अजीत सिंह, लाला हंसराज, लाला हरदयाल, बहुत बढ़िया। लाला हरदयाल आ रहा है आंसर, लाला हरदयाल आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है करेक्ट। तो चलिए मैं बता दूं करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डब्ल्यू हंटर। याद रखेंगे कि ये डब्ल्यू हंटर जो है स्कॉटिश थे, स्कॉटिश। बहुत बार पूछा जाता है कि ये कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटिश इतिहासकार थे विलियम हंटर, इनका पूरा नाम था। डब्ल्यू का पूरा नाम क्या हो गया? विलियम हंटर। और इनके द्वारा इन्होंने किताब लिखी थी और उसमें ये बात कही गई थी। चलिए, जो कमेंट बॉक्स में मैंने पूछा था आपसे कि गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल हो जाएगा, बिल्कुल। सोहनलाल भकना उनके साथ थे और लाला हरदयाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बिहार के अंदर पूछ रहा हूं, क्रांतिकारियों का नेता कौन था? नामदार खान, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शंकर शाह, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से ज्यादा। पोलिंग करना है आपको, 1 2 3 फटाफट लगाइए। और इधर बता दीजिए कि स्टोरी कहां से, भारतीय नदियों में कौन सी स्टोरी बनती है? भारतीय नदियों में कौन सी स्टोरी बनती है? मतलब गोदावरी को बनती है, कावेरी बनती है, ताप्ती बनती है, महानदी बनती है, कौन बनती है? बहुत बढ़िया। तो कौन नदी, किस नदियों में से, जो भारतीय नदियां हैं उनमें से किस नदी के एस्टुअरी बनती है? एस्टुअरी बनती है ESTUARY, एस्टुअरी बनती है। बहुत बढ़िया, नर्मदा, तप्ती आंसर आ रहा है, नर्मदा या तप्ती। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया है मैंने, बहुत बढ़िया। इधर बता दीजिए, इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो 1857 में मेरे बच्चों क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा नहीं थे, बाबू कुंवर सिंह थे। बाबू कुंवर सिंह जो है 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर नामक जगह जो आरा बिहार में है, वहां से उन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, बिरसा मुंडा जो थे वो सोते हुए पकड़े गए थे। कब पकड़े गए थे? 1 फरवरी 1900 को, 2 फरवरी 1900 को, 3 फरवरी 1900 को, 4 फरवरी 1900 को, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से ज्यादा। बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन नंबर है 533, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3। और आपको इधर बताना है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहां है? कमेंट बॉक्स खोल दीजिए भैया। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहां पर है? कमेंट बॉक्स खोलिए फटाफट। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहां है? बहुत बढ़िया, राजस्थान, बिल्कुल, हरीक बैराज, बहुत बढ़िया। भाखड़ा बांध है कि हरीक है कि गोविंद बल्लभ सागर है, कहां है बताइए जल्दी जल्दी, कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कहां है। तो बहुत बढ़िया, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल का आंसर आ रहा है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल। उससे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिरसा मुंडा को सोते हुए कहां पकड़ा गया था? तो करेक्ट आंसर होगा 3 फरवरी 1900 को। जरा ध्यान से सुनिएगा, जो मुंडा विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? तो 1874 में स्टार्ट हुआ था। मुंडा जो विद्रोह था 1874 में स्टार्ट हुआ था और 1895 में ये जब बुलंद हो गया, जब बिरसा मुंडा ने इसकी कमान संभाल ली, बिरसा मुंडा ने जब कमान संभाली, उसके बाद ये बहुत प्रबल रूप से दिखने लगा। और 1899 के अंदर में, याद रखेंगे मेरे दोस्तों, कब? 1899 में क्रिसमस के एक पूर्व संध्या, मतलब 24 दिसंबर को, एक दिन पहले क्रिसमस को शाम में, वो जो है ना पूरे आग की तरफ फैल गया, पूरा मुंडा क्षेत्र में वो फैल गया। और 3 फरवरी 1900 को उन्हें सिंहभूम, जो झारखंड में है, कहां पे, बहुत बार पूछा जाता है कहां पे, तो सिंहभूम जो झारखंड में है, वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और उनको बाद में रांची जेल भेज दिया गया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। कमेंट बॉक्स में जो पूछा था कि इंदिरा गांधी का उद्गम स्थल कहां है, तो याद रखेंगे हरीक बैराज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? एनजी रंगा, EMS नंबू प्रसाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव, इनमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, याद रखेंगे। 1 2 3 कमेंट बॉक्स खोल दीजिए, बताइए भाखरा बांध कहाँ है? भाखरा बांध किस राज्य में स्थित है? भाखरा बांध किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स दोनों तरफ, चलो इधर भी और उधर भी। 30 सेकंड का टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, 30 सेकंड का भी टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। अगर मेरा क्लास पसंद आ रहा है भाइयों तो एक काम कर दो, सिर्फ शेयर कर दो। थोड़ा बहुत आपके सपोर्ट की जरूरत है। मैं प्रतिदिन लेके आऊंगा जब तक बीपीएससी का एग्जाम नहीं हो जाएगा। मेरी इच्छा करो, शेयर कर दो, थोड़ा बहुत शेयर करो, ठोको शेयर को, बढ़िया, जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। तो भाखरा नंगल का आ गया है कि भाखरा बांध जो है पंजाब में है, हिमाचल में है, पंजाब में है। जयंती आ गई है, जयंती जय हिंद, आपको सभी को मेरा जय हिंद। सतलज पर बना हुआ है, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। मेरे भाई थोड़ा सा सुन लीजिएगा, 1936 में जो लखनऊ में किसान सभा हुआ था, पहला किसान सभा, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन चुने गए थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। और जो ये अधिवेशन हो रहा था, लखनऊ अधिवेशन, अगर पूछ दिया जाए कि लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष थे। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। जो कमेंट बॉक्स में मैंने पूछा था कि भाखरा बांध कहाँ है, तो भाखरा बांध सतलज के ऊपर बनाया गया और ये पंजाब में है। बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है। मुझे विश्वास है, अगला क्वेश्चन है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते ही पूरी होगी। इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। किसने लिखा था? आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट को किसने लिखा था। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, इनमें से कोई नहीं और एक से ज्यादा। तो आपको बताना है कि ये लिखा किसने था। मैंने पोलिंग लगा दिया है। अब आपको बताना है कि हमारा जो ब्रह्मांड है ये पूरा, ये कितना वर्ष पुराना है, लगभग कितना वर्ष पुराना है? कमेंट बॉक्स में खोल दो, कितना पुराना है आपको बताना है। बहुत बढ़िया, अजय कुमार, संभवी, प्रेम पाठक, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो हाँ, कौन है भैया? ये मनीषा कुमारी। इसमें आंसर नहीं देना है, कमेंट में आंसर नहीं देना है मनीषा, पोलिंग में आंसर दीजिए। पोलिंग में ब्रह्मांड हमारा कितना पुराना है? 4.6 बिलियन ईयर पुराना है, 5.8 बिलियन ईयर, 8.9 बिलियन ईयर, 13.7 बिलियन ईयर। कितना पुराना है आपको बताना है। हमारा ब्रह्मांड जो है वो कितना पुराना है, तो याद रखेंगे हमारा ब्रह्मांड जो है, पहले उसका आंसर दे देता हूं। हमारा ब्रह्मांड 13.7 बिलियन ईयर, 13.7 बिलियन ईयर वर्ष पुराना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 13.7 बिलियन ईयर पुराना है। अब आ जाते हैं इसके तरफ, अब आ जाते हैं यहाँ पे। ये स्टेटमेंट जो है लॉर्ड कर्जन ने दिया था, याद रखेंगे। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की ओर जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते ही इसके शांति प्रिय निधन में मैं इसका सहायक बनूंगा। मतलब ये डेड हो जाएगी और मैं उस समय भारत में हूंगा और मैं इसका सहायक बनूंगा। लॉर्ड कर्जन तो थे भारत में वॉइसराय थे, कब से? तो 1899 से लॉर्ड कर्जन वॉइसराय थे और इन्हें जो है बेसिकली भारत विरोधी कामों के लिए जाना जाता था। इनके जितने भी काम होते थे वो भारत के खिलाफ ही होते थे किसी ना किसी तरीके से। ये पीठ में छुरा घोंपने का काम करते थे, ये भारत विरोधी कार्यों के लिए जाने जाते थे। और 1905 में याद रखेंगे इनका सबसे बड़ा इन्होंने शुरुआत जो की 1905 के अंदर में बंगाल विभाजन, 1905 में बंगाल विभाजन उसका एक जीता जागता उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बिल्कुल, पार्टीशन ऑफ बंगाल का इन्होंने नींव रखा था। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित कराया था? देखिए, गांधी जी ने उसके खिलाफ आंदोलन किया था, लेकिन किसने ध्यान को आकर्षित कराया था? तो बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिन्हा और उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 536 ये रहा पोलिंग। कमेंट बॉक्स खोल दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स खोलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी आ रहे हैं। यूट्यूब वाले लोग थोड़ा यार बूस्ट करो, थोड़ा शेयर मारो, 2-4 शेयर कर दो यार, क्या फर्क पड़ने वाला है। जल्दी से शेयर कीजिए, यूट्यूब वाले लोग जल्दी से शेयर कीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया, 5 जून आंसर आ रहा है। वर्ल्ड पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो चलिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि वर्ल्ड पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को, प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब इस तरफ आ जाइए। किसने यूरोपीय नील बागान, तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? राजकुमार शुक्ल। जरा ध्यान से सुनिएगा, जो नील आंदोलन है, नील आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ध्यान से सुनिएगा, आराम से, कमेंट बंद एकदम, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा लग रहा है यस नो करिए, अच्छा लग रहा है यस नो करिए, फटाफट यस नो ठोकिए। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना?
मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए अब सुनिए, कमेंट बंद कीजिए। नील आंदोलन की शुरुआत जो है सितंबर के अंदर में, नील आंदोलन की सितंबर 1859 में नील आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी? तो बंगाल में नादिया जिले में गोविंदपुर गांव था। कौन सा गांव? गोविंदपुर। नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। और यह जो विद्रोह था ये भारतीय किसानों के द्वारा किया गया था। किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश नील उत्पादकों के खिलाफ किया गया था। वो जबरदस्ती करा रहे थे नील की खेती और बोले कि 3 कठिया में यानी 3/20 भाग में आपको क्या करना होगा? 3 कठिया में आपको इसकी खेती करनी होगी। और वो उनको पैसे भी नहीं देते थे या मनमानी तरीके से जो मर्जी आया वो पैसे दे देते थे और उनसे ज्यादा रकम जो करारनामा होता था उस पर लिखवा लेते थे। और याद रखेंगे इसी को ददनी प्रथा कहा जाता है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि ददनी प्रथा क्या होता है, तो ददनी प्रथा इसी को कहा जाता है कि वो जबरदस्ती काम करने के लिए विवश करते थे और उन्हें कम रकम देकर उनसे करारनामा पे हस्ताक्षर करवा लेते थे। इस प्रथा को ददनी प्रथा कहा जाता था। ददनी प्रथा कहा जाता था। उसके बाद राजकुमार शुक्ल थे, 1 मिनट रुक जाइएगा, जो राजकुमार शुक्ल वाले लोग थे, तो राजकुमार जो शुक्ल थे वो जो है राजकुमार शुक्ल ने जो है ना गांधी जी का ध्यान इसके खिलाफ आकर्षित कराया और उन्होंने बोला कि गांधी जी किसानों का शोषण हो रहा है, इसके खिलाफ आइए। और उसी के कारण गांधी जी चंपारण आए और चंपारण से उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। असहयोग आंदोलन के, अच्छा कमेंट बॉक्स में जो मैंने पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर 5 जून होगा, बता चुका हूं ना मैं। हाँ बहुत बढ़िया। गोविंदपुर गांव से हुआ था भैया। गोविंदपुर बंगाल में नादिया जिला है, नादिया जिला के अंदर गोविंदपुर गांव से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो आपको बताना है कि पटना कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहे थे, तो किसने पटना कॉलेज छोड़ दिया? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा, इनमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। 5 ऑप्शन है, 1 2 3 लगाइए, जल्दी जल्दी लगाइए। आपको बताना है, आपको ये बताना है कि अभी रेपो दर कितना प्रतिशत है? रेपो दर कितना प्रतिशत है? बहुत ज्यादा बीपीएससी पूछता है रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। आपको बताना है रेपो दर अभी कितना प्रतिशत है। बहुत बढ़िया, 5 नहीं है, 4.5 नहीं है, 3.5 कौन है भैया? बहुत बढ़िया। रेपो रेट कितना है अभी? रेपो रेट असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज में वो पढ़ रहे थे और पटना कॉलेज छोड़ दिए, उनकी परीक्षा भी थी फिर भी छोड़ दिए, 20 दिन पहले ही छोड़ दिए, तो बहुत फेमस हुए थे। याद रखना है कि स्वराज की मांग के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जरा ध्यान से सुनिएगा, स्वराज की मांग के लिए 1 अगस्त 1920 को, कब? 1 अगस्त 1920 को स्वराज की मांग के लिए 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और इसका उद्देश्य क्या था कि जो अंग्रेज की सरकार थी उसके साथ सहयोग नहीं करना था, उसको सहयोग ना करके उनकी जो कार्य वो प्रणाली थी, उनकी जो कार्य वो करते थे उसमें बाधा पहुंचाना था। मतलब किसी तरह से अंग्रेजों के काम में बाधा पहुंचाना था, यही था असहयोग आंदोलन। और जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज छोड़ दिया था उन्होंने। कमेंट बॉक्स में मैंने पूछा था कि बैंक रेपो रेट अभी कितना है, तो रेपो रेट है 3.5%, आरबीआई ने घटा दिया है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप शशि शर्मा के कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। प्लस में आइए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस 1 साल की पूरी फीस है 6300 रुपए और 2 साल की फीस है डिस्काउंट के बाद 7560 रुपए। इसकी टोटल फीस है 33,600। अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। इसके अंदर में सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, सब विषय पढ़ाया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायो, कंबाइन बैच पढ़ाया जाता है, दरोगा का बैच, सचिवालय का बैच, बीपीएससी का, पीटी का, बीपीएससी मेंस, ऑप्शनल, एवरीथिंग। एक बार सिर्फ पैसा देना है, कोचिंग की तरह बार बार पैसा नहीं देना है कि पीटी के बैच का अलग से, बीपीएससी का अलग से, दरोगा का आ गया तो अलग से, सचिवालय का आ गया तो अलग से, सिपाही का आ गया तो अलग से, कुछ नहीं करना, एक बार देना है। अगर किसी को सब्सक्रिप्शन लेने में दिक्कत हो रही है तो 6203279540 इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, तो इस नंबर पर आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। लंदन में 13 मार्च 1940 को, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। किसने मारा गोली से? याद रखेंगे, मदन लाल ढींगरा। आपको बताना है कि किसने मारा, मदन लाल ढींगरा, एमपीटी आचार्य, बीडी सावरकर, उधम सिंह, इनमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा, 1 2 3। माइकल डायर को किसने मारा? अमेरिकी पत्रकार का नाम बताइए जिसने गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के समय सहयोग किया था। अमेरिकी पत्रकार का नाम बताइए, कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट बॉक्स में नाम बताइए कि अमेरिकी पत्रकार का नाम बताइए जिसने गांधी जी को बहुत बढ़िया, थोड़ा लाइक शेयर ठोकते चलिए भैया, लाइक शेयर थोड़ा ठोकते चलिए, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। तो गांधी जी को जिसने सहयोग किया था उसका नाम बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। अमेरिकी पत्रकार का नाम क्या है जिसने गांधी जी को किया था? तो करेक्ट याद रखेंगे, लुई फिशर। लुई फिशर थे वो, लुई फिशर। लुई फिशर नाम के अमेरिकी पत्रकार थे जिन्होंने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के समय सहयोग किया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन इस पर। लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल डायर को उधम सिंह ने गोली मारी थी। याद रखेंगे 13 अप्रैल, याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला जब हत्याकांड हुआ था, जालियांवाला हत्याकांड में जब लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला गई थी, सब पंजाब के गवर्नर जनरल थे। कौन थे? सर माइकल ओडायर। और सर माइकल ओडायर को उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को गोली मार दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1919 में जब लॉर्ड माउंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, जिसको हम लोग मॉन्टे मिर्लो रिफॉर्म से भी जानते हैं, मॉन्टे मिर्लो रिफॉर्म्स, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन, सर हैमुअल और लॉर्ड सैलिसबरी, और इनमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। लगाइए पोलिंग। सरदार सरोवर योजना, सरदार सरोवर डैम के ऊपर, या फिर ये बताइए कि जो अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, वो किस डैम के ऊपर बनाया गया है, किस नदी के ऊपर बना है? सरदार सरोवर डैम। बहुत बढ़िया मेरे भाई। नर्मदा आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। नर्मदा तो करेक्ट आंसर है। नर्मदा क्या है? नर्मदा करेक्ट आंसर। इधर आ जाइए, लॉर्ड जॉर्ज, इधर आ जाइए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड जॉर्ज। याद रखेंगे वर्ष 1919 में जो माउंटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज थे, डेविड लॉर्ड जॉर्ज नाम था। भारत सरकार में उस समय जो अधिनियम आया था, दैट इज 1919, जो अधिनियम आया था 1919, उसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से जाना जाता है। और इसको जब 1919 में लागू नहीं किया गया, इसको लागू कब किया गया? तो 1921 में लागू किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजिनी नायडू, मैडम बीकाजी, रुस्तम कामा। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि भारतीय क्रांति की जननी, जनक नहीं, जननी किसे कहा गया है? 1 2 3 लगा दीजिए। और आपको बताइए कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सर्वप्रथम कहां बसे थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के किस राज्य में बसे थे? बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, अजमेर करेक्ट आंसर है। तो आपको बताना है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजिनी नायडू, मैडम बीकाजी, रुस्तम कामा, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन है आपके पास। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, इधर जो है अजमेर करेक्ट आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन में जो मैंने कमेंट बॉक्स में दिया था उसका आंसर हो जाएगा अजमेर। यहां पे आ जाइए तो हो जाएगा मैडम बीकाजी, रुस्तम कामा। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया। इन्होंने ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका तक का भ्रमण किया और भ्रमण करके भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। क्या बनाया? माहौल बनाया। जर्मनी के, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जर्मनी के स्टटगार्ड में, जर्मनी के कहां पे? तो स्टटगार्ड में कब? 22 अगस्त 1907 को, 22 अगस्त 1907 को 7वीं अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा ध्वज जो है, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। याद रखेंगे कहां पे? जर्मनी के स्टटगार्ड में। बहुत बढ़िया। इधर जो पूछा था उसका आंसर हो जाएगा अजमेर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्य, जमींदारीवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, सरदार पटेल, और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3 जी बिल्कुल। डेली क्लास सुबह में 8 बजे होती है। जब तक आपका बीपीएससी का प्रीलिम्स और दरोगा का मेंस नहीं हो जाएगा तब तक ये क्लास ऐसे ही चलेगा। और इससे बाहर सवाल, 70% सवाल हमारे क्लास से टकराएगा। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। और इधर बता दीजिए कि महाराष्ट्र में सर्वप्रथम ब्राह्मण विरोधी आंदोलन किसने शुरू किया था? कमेंट बॉक्स खोलिए। ब्राह्मण, महाराष्ट्र के अंदर प्रथम, सबसे पहला ब्राह्मण विरोधी आंदोलन किसने शुरू किया था?
ज्योतिबा फूले आंसर आ रहा है, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इधर आ जाते हैं, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 541 नंबर क्वेश्चन का, तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का, आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय का एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र के समर्थक माने जाते थे। और 1933 में उन्होंने ब्रिटिश शासकों द्वारा जो देसी जो लोगों को परेशान किया जा रहा था, जो जमींदारवाद की लड़ाई चल रही थी, पूंजीवाद जो चल रहा था, उसको उकार फेंकने का संकल्प लिया था। तो इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जो कमेंट बॉक्स में पूछा था कि सर्वप्रथम महाराष्ट्र में बंगाल विरोधी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ज्योतिबा फूले। इधर आइए क्वेश्चन नंबर 542, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए, याद रखेंगे आईएनए मूवमेंट बहुत फेमस हुआ था। आपको बताना है कि आईएनए मूवमेंट का साथी भी रहे जयप्रकाश नारायण, बैकुंठ शुक्ल, शीलभद्र याजी, नारायण प्रसाद, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो करेक्ट आंसर बताना है 1 2 3, 1 2 3। और उसके बाद आपको बताना है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, और अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। कमेंट बॉक्स खोल दीजिए, बैजू और सोनल उज्जैन, कमेंट में आंसर मत दीजिए, दिस इज द वार्निंग, लास्ट वार्निंग। एबीसी ऑप्शन जो देना है पोलिंग में दीजिए। बहुत बढ़िया मेरे भाई। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए जो सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन जुड़ा था, आईएनए आंदोलन हुआ, आईएनए आंदोलन को किसने आगे बढ़ाया था। और इधर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया है। इधर क्वेश्चन पोल नहीं आ रहा है सर, पोल नहीं आ रहा है तो ईमेल आईडी को वेरीफाई कीजिए, या एक बार एग्जिट कर जाइए और वापस से अंदर आइए, एक बार बाहर निकलिए और वापस से अंदर आइए। जो लोग यूट्यूब पे हैं सभी को मेरा राम राम भैया, यूट्यूब वाले भी लोग परेशान नहीं हो, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग भी, ठीक है। अगर आपको पोल में पार्टिसिपेट करना है तो अनअकैडमी के ऐप पे आ जाइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, शीलभद्र याजी, याद रखेंगे शीलभद्र याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े, और जो आईएनए आंदोलन था उसमें भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन में भी वो बहुत सक्रिय नेता थे, और भारत सरकार के द्वारा 2001 में, याद रखेंगे 2001 में उनके ऊपर एक डाक टिकट को भी जारी किया गया। क्या जारी किया, डाक टिकट को भी उनके ऊपर जारी किया गया। इधर जो मैंने पूछा था अजंता की गुफाएं, तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट, चिटगांव शस्त्र, क्वेश्चन नंबर है 543, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, किसने योजना बनाई थी आपको बताना है। सूर्य सेन ने, चंदन दत्ता ने, विधान घोष ने, जतिन दास ने, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर है 543, पोलिंग लगाना है आपको, बताइए, ठीक है। आपको बताना है टेंपल ऑफ टूथ, टेंपल ऑफ टूथ का मंदिर कहां स्थित है। टेंपल ऑफ टूथ, जिसको हम लोग पवित्र दंत अवशेष का मंदिर कहते हैं, टेंपल ऑफ टूथ, टूथ TOOTH, दांत। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत सारे लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। आपको बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चिटगांव की पहले बात कर लेते हैं। तो चिटगांव की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। जरा ध्यान से सुनिएगा, 18 अप्रैल 1930 को, 18 अप्रैल 1930 को चटगांव में, चटगांव एक जगह है, चटगांव में सूर्यसेन के नेतृत्व में आंदोलनकारी जो थे उन्होंने उसका पूरा विप्लव किया, आंदोलनकारियों ने विप्लव किया, और जो चटगांव शस्त्रागार था उस पर छापेमारी कर पुलिस और जितने भी सहायक बल थे उनके सारों पर, शस्त्रागार पर हमला करना इनका एकमात्र उद्देश्य था, और शस्त्रों को लूटना इनका उद्देश्य था। और इधर जो है, इधर जो कमेंट बॉक्स में पूछा था कि टेंपल ऑफ टूथ कहा किसको कहा जाता है, टेंपल ऑफ टूथ। तो टेंपल ऑफ टूथ जो है भैया, टेंपल ऑफ टूथ कहां स्थित है, तो याद रखेंगे टेंपल ऑफ टूथ जो है श्रीलंका के अंदर स्थित है। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है, याद रखेंगे किसकी पत्रिका, जो कौन सी पत्रिका है जो क्रांतिकारियों के साथ नहीं जुड़ी हुई है। संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। आपको बताना है संध्या, क्या हो गया इसको, हाँ, संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। पोलिंग लगा रहा हूं, थोड़ा सा रुक जाइए। 544 नंबर क्वेश्चन है, पोलिंग लगा दिया मैंने आपको, ठीक है। होली सेंट्रिक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, आपको पता है कि सौर मंडल से रिलेटेड है। होली सेंट्रिक मॉडल किससे रिलेटेड है, आपको बताना है। होली सेंट्रिक मॉडल किससे रिलेटेड है,
होली सेंट्रिक मॉडल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आ रहा है आंसर सभी लोगों का, सभी लोगों का आ रहा है। तो निकोलस कॉपरनिकस, निकोलस कॉपर वायरस नहीं भैया, कॉपरनिकस, निकोलस कॉपरनिकस, उसके उन्होंने ही उसकी खोज की थी जिसको होली सेंट्रिक कहा जाता था, होली सेंट्रिक मॉडल। इधर आ जाइए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यंग इंडिया। मेरे भाइयों देखिए, यंग इंडिया जो पत्रिका थी इसको महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था। किसने प्रकाशित किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, इसको प्रकाशित किया था। इसमें गांधी जी क्या करते थे? जो उनके विचार होते थे, जो वो विचार होते थे, अपने विचारों को प्रकाशित करते थे, लिखते थे। जबकि संध्या, युगांतर, गदर, ये सभी जो है क्रांतिकारी पत्रिकाएं थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, शशि शरण का कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। पूरे एक साल की फीस 6300 रुपए है। इसके अंदर 20 से ज्यादा टीचर आपको पढ़ाएंगे, सारे चीज की पढ़ाई होगी, दरोगा, बीपीएससी, एसआई, बिहार एसआई, ईपीएफओ, मतलब जितने भी आते हैं एग्जाम्स बिहार के अंदर में, सचिवालय, सबका बैच आएगा। पीटी का, मेंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, ऑप्शनल का भी आएगा। सिर्फ 6300 एक साल का, और अगर आप 2 साल का ले रहे हैं तो 7560 रुपया। तो कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है। फीस कभी भी बढ़ सकता है, जो ओरिजिनल फीस है वो 33,600 रुपया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप 6203279540 620 इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं प्रोग्राम। तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, इसलिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और कोचिंग में आप जाएंगे तो हर बार अलग अलग, पटना के छोटे से कमरे में आप रहते हैं और कमरे में रहने के बाद गंदा सा मेस का खाना खाते हैं। 1 महीने का रहने का पटना इलाहाबाद का किराया 6000 रुपया लग जाता है। उससे बढ़िया है घर पे बैठिए, मम्मी के हाथ का खाना खाइए और इंडिया लेवल के टीचर से पढ़िए, वो भी मात्र 6000 में, 1 साल तक फ्री। सब कुछ का बैच पढ़िए, जितना बैच आएगा ना, पीटी का, मेंस का, बीपीएससी का, ऑप्शनल का, सब फ्री रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नेहरूजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उनको बताना है कि दादा भाई नेहरूजी किस दल के टिकट पर चुनाव लगे थे? उदारवादी, मजदूर, कंजर्वेटिव, सामान्यवादी, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा? गदर के संपादक कौन थे? गदर जो क्रांतिकारी पुस्तक थी, गदर के संपादक कौन थे? गदर के संपादक कौन थे? बिल्कुल 2500 रुपया रूम रेंट लग जाता है, उसके बाद मेस में खाने का पैसा लगता है 2-3 हजार रुपया, तो 5000 रुपया लग गया। धूप में पैदल जाते हैं, बारिश में छाता लेके जाते हैं, बेंच पे बैठते हैं, आने जाने में समय बर्बाद होता है। उससे बढ़िया है यहाँ पढ़िए, इंडिया लेवल के टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर मेरी पढ़ाई समझ में आती है तो इससे और बेहतरीन पढ़ाई प्लस के अंदर में होती है। रामलाल प्रसाद मौर्य जी, अरुण जी, भारती, अन्नू, अभिषेक, बहुत सारे लोग प्लस के हैं इसमें। बहुत बढ़िया, लाला हरदयाल थे, बहुत बढ़िया, लाला हरदयाल करेक्ट आंसर है, लाला हरदयाल हो जाएगा कमेंट का आंसर। इधर आ जाइए, इधर आंसर हो जाएगा उदारवादी दल। दादा भाई नेहरूजी जो है पहली बार इलेक्शन लड़े और वो उदारवादी दल से लड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? याद रखिएगा, संविधान के बारे में ये बता रहा है और मैं अनुच्छेद भी पूछूंगा आपसे। अब बताना है आपको कि अधिकारी न होते हुए भारतीय संसद की कार्यवाही में ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, कैग, चुनाव आयुक्त, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा? लगाइए, पवन कुमार उपाध्याय, चरण स्पर्श, पवन, बहुत बढ़िया पवन जी। अनुपम आप भी हैं, बिल्कुल अनुपम भी है प्लस के अंदर। और जो भी लोग प्लस में है, थोड़ा हेक्टिक तो है भाई, क्योंकि मैं इतना ज्यादा लोड दे देता हूं, लेकिन वो आपके लिए लोड है। आंसर राइटिंग आपके लिए करवाता हूं, एक एक दिन में 4-4 इसलिए करवा रहा हूं कि 6 महीना में आप बारूद हो जाइएगा। जब आपका आंसर लिखा हुआ कॉपी चेक करेगा ना एग्जामिनर, मैं यकीन बताता हूं कि आपको सबसे ज्यादा नंबर देगा। डेली फ्री क्लास का टाइमिंग है 8 बजे, जो पेड क्लासेस हैं वो 3 से 4:30 चलती हैं और शाम में 6 से 7:30 चलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शालिनी भी है प्लस में, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इधर आ जाते हैं, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। याद रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 76 के अंदर में अटॉर्नी जनरल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएन शुक्ला, मुझे भी सब्सक्रिप्शन लेना है। प्लस का क्लास कब होता है? प्लस का क्लास 3 से 4:30 होता है, 2 मिनट रुक जाइएगा मेरे भाई। और 6 से 7:30 होता है, 30 सेकंड लूंगा। 3 से 4:30 और 6 से 7:30 इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं परचेज। कोई भी दिक्कत हो 6203279540, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, जल्दी स्क्रीनशॉट करो इस नंबर को फटाफट। बिल्कुल इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, 350 रुपया महीना में दे सकते हैं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो। अगर क्रेडिट कार्ड है तो 350। इंग्लिश में अभी सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन आने वाले 15 दिनों के अंदर में इंग्लिश के अंदर में कम से कम 4-5 फैकल्टी अच्छे लेवल के दिल्ली के आएंगे।
ध्येय आईएएस, दृष्टि, इन जगह के टीचर्स आ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अच्छे अच्छे टीचर्स आ रहे हैं। 6 से 7:30 एक पुराना बैच है जो चल रहा है, नया बैच 3 से 4:30 में स्टार्ट हुआ है। कोई भी बैंक से, क्रेडिट कार्ड का कोई भी बैंक से चलेगा। चलिए अब जो भी होगा ना व्हाट्सएप पे पूछिएगा, यहाँ डिस्टर्ब होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल। यहाँ पढ़ाने के मकसद से आता हूं मैं। करेक्ट आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। याद रखेंगे संविधान के अनुच्छेद है यानी आर्टिकल 76 के अंदर में भारत के जो अटॉर्नी जनरल का जो पद है उसकी व्यवस्था की गई है। कोई पूछे पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंदर की गई है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 76। अब याद रखेंगे कि ये जो अटॉर्नी जनरल का पद है ये हमारे देश का सर्वोच्च कानून का अधिकारी होता है। कभी क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है तो करेक्ट आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल से नीचे होता है सॉलिसिटर जनरल। याद रखेंगे कि संसद के दोनों सदनों में, याद रखेंगे दोनों सदन में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन के अंदर में इनको बोलने, मतलब इनको खड़ा होकर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलने की भी आजादी है, कार्यवाही के अंदर भाग लेने की भी आजादी है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी भाग लेने की आजादी है। लेकिन इनको मताधिकार में जो वोटिंग होती है उसमें भाग लेने का अधिकार नहीं है। बहुत बढ़िया। 547 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5, याद रखेंगे कौन सा, पार्ट 5 में दिए गए सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवारों का मानदंड, प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 5 ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 547 लगा रहा हूं मैं पोलिंग 1 2 3, पोलिंग लगा दिया। अब मुझे बताइए कि आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद 44 में क्या होगा? कमेंट बॉक्स खोलिए। अनुच्छेद 44 के अंदर यस, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। बहुत बढ़िया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। उसके अलावा समान नागरिक, एक मिनट देख लेता हूं भैया, समान नागरिक संहिता है, भाग 5 के ही अंदर है, और छोटे परिवार का मानदंड नहीं है, प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा नहीं है। तो करेक्ट आंसर तो ठीक है ना, 1 और 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, ओके, हाँ, चलिए देख लिया मैंने, सही है। नेक्स्ट, लेखानुदान। शुभम आ गए हैं, शुभम स्वागत है आपका। लेखानुदान बना है, यस, इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। लेखानुदान बना है कैग की रिपोर्ट के पर मतदान के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट लंबित होने के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पे है, देख लीजिएगा जरा ध्यान से, बजट के लिए। और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 548, पोलिंग करिए 1 2 3, 1 2 3। नेक्स्ट आ जाइए, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन यानी जो 1940 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कमेंट बॉक्स खोल दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन जो 1944 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिन्ना करेक्ट आंसर आ रहा है। और इधर भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। देखिए, लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट होता है। वोट ऑन अकाउंट होता क्या है पहले इसकी जिक्र कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। थोड़ा फास्ट चलिए भैया, थोड़ा फास्ट चलते हैं। 15 सेकंड अब एक क्वेश्चन के अंदर दूंगा, 15 सेकंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखेंगे, लेखा अनुदान जो राजस्व होता है, लेखा अनुदान होता क्या है? तो लेखा अनुदान राजस्व का एक लेखा जोखा होता है जो सामान्यतः बजट का अंग होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ द बजट। ये जो यदि मंत्री परिषद इसको पारित कराना चाहता है तो यह अंतरिम बजट बन जाता है। जब मंत्री परिषद इसे पारित करना चाहे तो ये एक तरह से एंटरिम बजट हो जाता है। और इसका व्यवस्था आर्टिकल 116 में किया गया है। अनुच्छेद 116 के अंदर में इसकी व्यवस्था की गई है कि लोकसभा वोट ऑन अकाउंट का तत्काल रूप से, मतलब जब चाहे तब लोकसभा तत्काल रूप से इसका प्रयोग कर सकती है वोट ऑन अकाउंट का। और सरकार जो है ना, इसके द्वारा सरकार क्या करती है? सरकार को वित्त वर्ष में तब तक की व्यय का छूट का प्रावधान है जब तक कि बजट पारित ना हो जाए। मतलब जैसे बजट पेश कर दिया गया और बजट अभी तक जब पारित जब तक ना हो जाता है उसके बीच में जो खर्च होता है इस सबका काम यहीं से होता है। आर्टिकल 116 नहीं, आर्टिकल 115 नहीं 16 होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। ABCD बढ़िया से जल्दी लगाइए। भारतीय संविधान दिवस किसी का गलत नहीं होना चाहिए। 1 2 3। और इधर बताइए कि पार्कलैंड वनस्पति से किसकी विशेषता क्या है? पार्कलैंड वनस्पति की विशेषता बताइए, एक वर्ड में बता दीजिए इसकी विशेषता क्या है।
देखिए मेंस के बाद आप ले सकते हैं, लेकिन जो इसकी ओरिजिनल फीस है ना वो 2 साल की 33,600 रुपए है। अभी ये डिस्काउंट करके 8400 रुपए है। आप जैसे ही कोड डालेंगे शशि शरण तो ये हो जाएगा 7560 रुपए। 2 साल आप पढ़ेंगे 7500 रुपए में आपके छोटे भाई बहन पढ़ लेंगे। यदि आप प्रतिदिन का खर्च निकालेंगे तो लगभग 10.5 रुपए आएगा। तो 10.5 रुपया बहुत बुरा नहीं है, इंडिया लेवल के टीचर पढ़ाएंगे। और ये ऑफर कभी भी खत्म हो सकता है। जब खत्म हो जाएगा ना तो बिहार के बच्चों के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। 33,600 एक बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन मजबूरी होगा, फिर भी आपको लेना होगा। बिल्कुल टिक के स्कोर दिखा देता हूं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। तो याद रखेंगे कि भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 कब, तो 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत कर दिया गया, जबकि ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। और इसके जो लागू होने के पीछे जो कारण था, वो कारण सबसे पहला कारण ये था कि 30 दिसंबर 1929 को, मेरे दोस्तों याद रखेंगे, 30 दिसंबर 1929 को, 30 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ही राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य स्वराज से बदलकर पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसीलिए याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने दिनों तक की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। आपको बताना है कि कितने दिनों के लिए वो अनुपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर है 550। 6 माह, 2 माह, 3 माह, 1 वर्ष, 1 से ज्यादा अवधि पूछ रहा है डायरेक्ट। यहां पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन को जरा, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा, गलती होगा बहुत लोगों का। क्वेश्चन नंबर है 550। पोलिंग लगा रहा हूं 1 2 3। आई प्रॉब्लम नहीं होता है अगर आप लैपटॉप में पढ़ाई करें तो। मोबाइल में मत पढ़ाई कीजिए, लैपटॉप में पढ़िए जब लंबा टाइम पढ़ना है तो। या मोबाइल से कनेक्टर आता है, आपने टीवी में लगा दीजिए, टीवी पे पढ़िए। टीवी भी यूज कर सकते हैं आप लोग। कंप्यूटर पे पढ़िए, लैपटॉप पे पढ़िए। बहुत बढ़िया। पोल गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं जानबूझ के मैंने दिया है, पोल गलत नहीं है। एक मिनट रुक जाइएगा भाई। चलिए तो आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ई होगा। यस, ई होगा, इसलिए क्योंकि यदि भी कोई भी सांसद जो है, कोई भी सांसद यदि सदन से बिना परमिशन के, अगर अनुमति है तो कोई बात नहीं, बिना अनुमति के 60 दिन से ज्यादा, साठ दिन नहीं, 60 दिन से ज्यादा अवधि के लिए अगर उपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है, 60 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60 दिन से ज्यादा में, इसलिए आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। 2 माह आयोग ने कहा था, नहीं, एग्जैक्ट 60 दिन की अवधि के लिए रहता है तो नहीं होता है, 61 दिन के लिए अवधि के लिए रहेगा तब होगा। इसीलिए उसने कहा था कि 2 माह की अवधि से ज्यादा, इसलिए करेक्ट आंसर ई ऑप्शन होगा। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। आपको बताना है कि जो भी आप लोग जो निजी भवन होते हैं उसके ऊपर जो भारत का लोग झंडा फहराते हैं वो किस संविधान के किस अनुच्छेद से है। 14 से, 19A से, 21 से, 25 से, इनमें से कोई नहीं या किसी से ज्यादा। 151 नंबर। पोलिंग लगा रहा हूं 1 2 3। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? कमेंट बॉक्स खोलिए। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कमेंट में बताइए कौन है। सही बात है, बहुत बढ़िया। चलिए तो इधर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19(1)A। याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 19(1)A के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने अभिव्यक्ति को दर्शाने के लिए, मत देने के लिए, विश्वास और अभियोग लगाने के लिए मौखिक रूप से, लिखित रूप से छपे हुए मामलों में स्वतंत्रता दी गई है।
उच्चतम न्यायालय जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए यह बताया कि यह जो व्यवस्था है यह निजी भवनों के हर नागरिक का मौलिक ऊपर राष्ट्रीय अधिकार है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यस, उमेश सिन्हा कमेटी, बहुत बढ़िया, उमेश सिन्हा कमेटी का यह देन था, उमेश सिन्हा कमेटी। और इधर जो कमेंट बॉक्स में पूछा था उसका आंसर हो जाएगा सहारा, उसका आंसर हो जाएगा सहारा डिजर्ट, सबसे बड़ा डिजर्ट है। किसी को भी कुछ भी व्हाट्सएप करना हो तो मेरा नंबर लिख लीजिए, या ग्रुप में ऐड होना हो तो मेरा नंबर लिख लीजिए 6203279540। याद रखेंगे लड़कियां इस ग्रुप में डायरेक्ट मत ज्वाइन होइएगा, गर्ल्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ बॉयज के लिए है। जैसे ही आप मैसेज करेंगे हाय या हेलो तो आपको एक ऑटोमेटिक मैसेज आएगा, उसमें एक लिंक रहेगा ऊपर में, उसको क्लिक करके अपने आप ज्वाइन हो जाइएगा। मैं आपको ज्वाइन नहीं कराने वाला, मैं सिर्फ लड़कियों को ऐड करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। जो भारत के नागरिक हैं उनको वो मौलिक अधिकार मिलता है, लेकिन जो भारत के नागरिक नहीं है, जो गैर नागरिक हैं, उनको वो अधिकार नहीं मिलता है। उसके बारे में आपको बताना है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों का अधिकार और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 2 2 2 बताना है। जो नहीं मिलता है, गैर नागरिकों को नहीं मिलता है, लगाइए पोलिंग। विट्ठल गौड़ा पाटिल, बहुत बढ़िया भाई पाटिल भाई। काय झाला तुम्हा काय भाई, काय झाला तुमचा, सब मस्त आहे ना, मजा में आहे। सिराज अंसारी आ गए हैं, बिहार फायर सर्विस से हैं, ये बीएफएस से हैं, बहुत बढ़िया। पुढे आन अकेडमी आहे, चला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मी महाराष्ट्र माझा है ना। चलिए, तो इन मौलिक अधिकारों के बारे में आपको बताना है तो याद रखेंगे। चलिए मैं दिखा देता हूं, लीजिए लीडर बोर्ड। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर दे। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 29 में, ये जो है 19 में है, और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। याद रखेंगे, अल्पसंख्यकों का अधिकार और किनका, भाषा का, लिपि का, जो संस्कृति है, धर्म का, उसकी व्यवस्था की गई है। ये दोनों मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, गैर नागरिकों को नहीं, यानी 1 और 3। तो इसमें 1 3 कहीं नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति केवल किस रूप में काम करती है? जो पंचायत समिति है वो किस रूप में काम करती है? एक सलाहकार निकाय, एक सलाहकार समिति, समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी, सामान्य पदाधिकारी, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। लगाइए पोलिंग 1 2 3। इधर बता दीजिए, 13वीं सदी के अंदर जो बख्तियार खिलजी था, बख्तियार जो खिलजी था, उसने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था, आपको बताना है। बहुत बढ़िया सेन, अरे वाह, जियो मेरे शेर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सिराजुद्दौला कोई लोग कह रहे हैं नहीं, लक्ष्मण सेन नहीं, बल्ला सेन, बलवान सेन, बलाल सेन, क्या लिख रहे हैं पता नहीं चलता है। करेक्ट आंसर होगा लक्ष्मण सेन। ठीक है, चलिए, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन को हराया था। इधर आ जाते हैं 553 नंबर में, करेक्ट हो जाएगा ये क्या है, समन्वय और पर्यवेक्षी। याद रखेंगे, जो पंचायत की ब्लॉक समिति होती है वो स्थानीय रूप से शासन और सत्ता की इकाई मानी जाती हैं। इसे प्रशासनिक ब्लॉक भी हम लोग कहते हैं इसको। और ये बेसिकली क्या होता है, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी होती है। किसके किसके बीच में? तो ग्राम पंचायत और जिला परिषद, पंचायत और जिला परिषद के बीच की कम जो कड़ी होती है ये होती है, और ये पर्यवेक्षी पदाधिकारी के रूप में काम करती है, इंस्पेक्शन के रूप में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द यानी सोशलिस्ट किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? ये गलत नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। 42वां, 44वां, 46वां, 74 उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। यस, लक्ष्मण सेन भाग गया था पिछले दरवाजे से, सही बात है, सही बात है। रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रंजीत सागर बांध, कमेंट बॉक्स खोल दीजिए।
देखिए भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर मत दीजिए, वार्निंग है। जो व्यक्ति कमेंट बॉक्स में ABCD लिखेंगे उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, एकदम एक बार में ब्लॉक कर देंगे हम, ठीक है। तो याद रखेंगे, रंजीत सागर बांध जो है किस नदी पर है? ब्यास पर, चेनाब पर, रावी पर, चंबल पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी नदी। किस नदी पर? रावी। चंबल पर नहीं है, किस पर है? रावी पर है। यहां आ जाइए, यहां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। याद रखेंगे, जो प्रस्तावना है जिसको हम लोग प्रियम्बल कहते हैं, प्रियम्बल को भारतीय संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड कहा गया है। सन 1976 के अंदर में, सन 1976 के अंदर में 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसके द्वारा संशोधन किया गया था और समाजवादी शब्द, 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवादी, लिख देता हूं क्लियरली, 1976 के अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला था समाजवादी, दूसरा बताइए धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तीसरा था अखंडता। तो 3 शब्द को जोड़ा गया था। संप्रभुता, बहुत बढ़िया, उसी को संप्रभुता भी कहते। तो 3 शब्द जोड़े गए थे, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। और संशोधन कौन सा था? तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लगा हुआ था? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स लगाने वाला किस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था? तो केलकर, राजा जे चलैया समिति, मनमोहन सिंह समिति, यशवंत सिन्हा कमेटी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। बताइए कौन सा कमेटी होगा। और बताइए गुलामगिरी के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में दोनों तरफ चलिए, क्योंकि पोलिंग करने में 2-3 सेकंड लगता है। गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी किसने लिखी थी? ज्योतिबा। ज्योतिबा आने लगा भैया। प्रेमचंद। प्रेमचंद कहां से आ गया भैया इसमें? ज्योतिबा एड बेगम, एड बेगम। तो चलिए, जो गुलामगिरी है, गुलामगिरी जो है, गुलामगिरी लिखी है किसने? तो गुलामगिरी लिखी है ज्योतिबा फूले ने, ज्योतिबा फूले ने, ठीक है। और इधर आ जाते हैं तो राजा जे चलैया समिति। याद रखेंगे, भारत में सेवा कर जो है ना, वो किस कमेटी ने किया था? राजा जे चलैया कमेटी। 1991 के अंदर में, 1991 के अंदर में, 1991 के अंदर में कर सुधार यानी टैक्स के लिए, कर सुधार के लिए समिति बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे राजा जे चलैया। और इन्होंने 1993 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। 1900। सर यूट्यूब के बच्चों को बताइए कि ग्रुप में कैसे जुड़े। क्या हो रहा है यूट्यूब पे? दिक्कत हो रहा है क्या? यूट्यूब पे जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी लोगों को 2 मिनट रुक जाइए भाई। ऐप वाले लोग 2 मिनट शांत रहिएगा। यूट्यूब पे मेरे सारे बच्चों को मेरा जय हिंद। आप लोगों को भी मैं देख रहा हूं, चाहे वो प्रियंका है, प्रियंका के अलावा ललित है, ललित के अलावा अमित कुमार जी हैं, प्रभा गुप्ता हैं, धीरेन्द्र हैं, रजनी कुमारी हैं, डॉली कुमारी हैं, बहुत सारे लोग हैं, शिशु कुमार जी हैं, उसका दीपिका मिश्रा हैं, ललित है, प्रियंका कुमारी हैं, बहुत बढ़िया, रजत हैं, बहुत सारे लोग हैं, विजय कुमार जी हैं, शिशु कुमार हैं, मोटिवेशनल अड्डा है कोई, बहुत सारे लोग हैं। तो सभी लोगों को मेरा जय हिंद। मैं सभी से उतना ही मोहब्बत करता हूं। अगर आप डायरेक्टली पोल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ना, तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐप डाउनलोड करने के बाद शशि शरण को सर्च कीजिए, SHASHI शशि SHARAN, या मैंने जो मोबाइल नंबर बताया है उस नंबर पे आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। लड़कियां अपने आप ग्रुप में ऐड नहीं होंगी और उसके बाद हम लोग मिलेंगे। अगर आप डायरेक्टली पोल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अपनी रैंकिंग को पता करना चाहते हैं, तो आप अपनी रैंकिंग को पता कर सकते हैं। डायरेक्टली अनअकैडमी के ऐप पे आ जाइए, यहाँ पोलिंग की व्यवस्था है। राजा बाबू जुड़ गए हैं। राजा बाबू के बाद गौतम कुमार जी हैं, प्रियंका राज है, राकेश है, राहुल रंजन है, सभी का मैंने नाम ले लिया है, ठीक है। तो पहले अभी क्लास कर लीजिए, ऐप इसके बाद डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे। सर इन योर व्हाट्सएप आई एम नॉट एबल टू सेंड मैसेज। अब वो बाद में बात करेंगे, बातें कम, यहाँ देखते हैं। तो राजा चलैया ने 1993 में अपनी सबमिट कर दी। मैंने कमेंट बॉक्स में क्या पूछा था? गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेरा क्लास आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये बंदा मेहनत कर रहा है, ये सर मेरे काम लायक है, ऐसे पढ़ने से मेरी नौकरी में मुझे फायदा मिलेगा, मेरे एग्जाम के प्रिपरेशन में फायदा मिलेगा, तो आप इस लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात, सेक्स रेशियो सबसे कम है? आपको बताना है कि सबसे कम है।
पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। करेक्ट आंसर आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, व्हिच स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो? इज इट पंजाब, इज इट हरियाणा, इज इट उत्तर प्रदेश, इज इट बिहार, और एनी ऑफ नन ऑफ अबव और मोर देन वन ऑफ अबव? बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। कमेंट बॉक्स में खोल दीजिए, बताइए कि भारत में नील क्रांति कब शुरू हुई थी? ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? ब्लू रिवॉल्यूशन बता दीजिए किससे संबंधित है? ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? मछली। बहुत बढ़िया। तो आ जाते हैं इधर। इधर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। याद रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम हरियाणा में है। कितना? 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं हैं, फीमेल हैं। ठीक है। बिहार का कितना है, कोई बताएंगे? बिहार का कितना है? बिहार का कितना है? क्योंकि बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो बिहार का पता होना चाहिए। बिहार का लिंगानुपात कितना है? कमेंट बॉक्स में बताइए। यस, 918 है बिहार का। बिहार का कितना है लिंगानुपात? 918। कोई यूपी का बताएंगे? यूपी का है 912। तो ये 3 राज्य पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग यूपी भी जाते हैं एग्जाम देने के लिए, यूपी पीसीएस। जो लोग यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी चिंता लेने वाली बात नहीं है। 912 है यूपी का, 918 है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? गलत नहीं होना चाहिए, प्लस वाले लोगों का तो और गलत नहीं होना चाहिए, बहुत डिटेल में पढ़ाया है इसको। तो डी.आर. गाडगिल, वी.के.आर.वी. राव, मनमोहन सिंह, आई.बी. अलग, उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से ज्यादा। ठीक है। वी.के.आर.वी. का फुल फॉर्म क्या है? विजेंद्र कस्तूरी गंगा वरद राजा। तो बताना है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3 लगाइए और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि क्या बताइएगा। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? किस वंश की थी? चौहान, सिसोदिया, राठौर, किसका? हाड़ा। किस वंश की राजधानी थी? मेवाड़। मैंने 4 ऑप्शन दिए, चौहान, सिसोदिया, हाड़ा, राठौर। बहुत बढ़िया, सिसोदिया होगा। सिसोदिया की राजधानी थी, सिसोदिया वंश की। चलिए इधर आ जाइए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, विजय कस्तूरी रंगा। विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरद राजा राव इनका पूरा नाम था। ठीक है, पूरा नाम क्या था? विजेंद्र कस्तूरी गंगा वरद राजा राव। ये भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना वाले हैं। इन्होंने ही 3 संस्थान की स्थापना की थी जो आज जिसमें लोग पढ़ने के लिए परेशान होते हैं, जिसमें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत फेमस है, मेरी भी इच्छा है यहाँ पढ़ने की थी। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहला। आर्थिक विकास, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अलावा जो कृषि अर्थक केंद्र है वहां भी अनुसंधान पर जनसंख्या पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर इन्होंने ही किया। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन्हीं का एस्टैब्लिश किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल हैं? मिल पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा? लगाइए पोलिंग 1 2 3। कमेंट बॉक्स वाले बताइए कि वैसे 2 ग्रह का नाम बताइए जिनके उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। तो 2 ग्रह जिनके सैटेलाइट नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ग्रह के सैटेलाइट नहीं है। इधर आ जाइए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। सबसे ज्यादा सूती कहां मिल कहां पे है? तो महाराष्ट्र के अंदर में है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप शशि शरण के कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसकी बात अभी बाद में करेंगे, क्वेश्चन बहुत बाकी है। चलिए अब 10 15 सेकंड मिलेगा, 15 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, रेडी रहिएगा कमर बांध के। 15 सेकंड लाइक करते रहिए भैया। उमा कह रही है कि लाइक और शेयर करते रहिए। तो आप लोग भी जरा अनअकैडमी वाले लोग और साथ साथ यूट्यूब वाले लोग
निम्न में से नकदी फसल कौन नहीं है? 15 सेकंड मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, आधा घंटा और बचा है और क्वेश्चन अभी बचे हैं कितने? 60-30 क्वेश्चन बचे हैं। तो आइए 559 नंबर सवाल है, 559 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है नकदी फसल कौन नहीं है? जूट, मूंगफली, ज्वार, गन्ना, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। पोलिंग लगाइए 1 2 3। कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन बंद कर देते हैं अभी, ठीक है? नेक्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्वार। नकदी फसल ज्वार नहीं है। वैसा नकदी फसल का मतलब होता है कि जो सेल्फ यूज के लिए ना हो के मार्केट में बेचा जाए, जिससे नगद मिले, यानी कि इसको व्यापारिक फसल भी कहते हैं। और व्यापारिक फसल से क्या होता है? लोगों को सीधे आमदनी होती है और ये किसानों के द्वारा बेचा जाए, जैसे गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, जो भी रेशेदार फसलें होती हैं वो हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, मेस्टा हो गया, तिलहन में जैसे आप देख लीजिए सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, अलसी हो गया, ये सब क्या है? ये सब क्या है? नगदी फसल है। कमर्शियल यूज के लिए इनको बेचा जा सकता है, इसको व्यापारिक फसल भी कहते हैं, व्यापारिक फसल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे बनी थी? जल्दी से बताइए। हैरेट डोमर, महालोबोनिस, दादाभाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। 1 2 3। और बता दीजिए कि महालोबोनिस मॉडल पे कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, महालोबोनिस मॉडल पे कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? बहुत बढ़िया, मेरे प्लस वालों का आंसर सबसे पहले आया, भारती का आंसर सबसे पहले आया। भारती प्लस में मैंने पढ़ाया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया था इसको भैया, पंचवर्षीय योजना को। चलिए, तो कमेंट आंसर हो जाएगा हैरेट डोमल मॉडल। याद रखेंगे 1951 से लेकर के 1956 तक पहला पंचवर्षीय योजना था। और इस परियोजना के अंदर में किस पर भी जोर दिया? इस परियोजना में कार्य क्षेत्र पर, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, जो भी सर्विस एरिया थे, कार्य क्षेत्र जिसको बोलते हैं, उस पर विशेष बल दिया गया था और हैरेट डोमल मॉडल पे ही आधारित था। करेक्ट आंसर उधर महाबोलोनिस वाला में हो जाएगा 2, द्वितीय। इम्तियाज भाई आए हैं, चंदन आए हैं, सायरा अंसारी आई हैं। मैं आपको बता दूं कि डेली सुबह में 8 बजे क्लास होती है, ठीक है ना? चलिए, उसके बाद आइए, दक्षिणी अमेरिका के में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? आपको बताना है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान जो है उसका नाम क्या है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। प्रेयरी, पंपाज, वेल्ड, स्टेपीज, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा बताना है। 1 2 3, 1 2 3 जल्दी बताइए। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए भैया कि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंपाज। पंपाज कहते हैं, याद रखिएगा, जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका में जो घास के मैदान होते हैं वो पंपाज के नाम से जाने जाते हैं। जो प्रेयरी है, प्रेयरी भी क्या है? घास का मैदान है, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका में है। कहां पे है? उत्तरी अमेरिका में। प्रेयरी कहां पे है? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी है। याद रखेंगे वेल्ड कहां पे है? तो वेल्ड है दक्षिणी अफ्रीका में। कहां पे है? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। और स्टेपीज कहां पे है? तो यूरोप में है। चारों जो है घास के मैदान ही है, चारों जो है घास के मैदान ही है। लेकिन याद रखेंगे पंपाज, मैंने दक्षिणी अमेरिका पूछा तो दक्षिणी में पंपाज, उत्तरी में प्रयाग, प्रेयरी जो है कहां पे, कहां का घास का मैदान है? उत्तरी अमेरिका का। वेल्ड कहां का है? तो दक्षिणी अफ्रीका का। और स्टेपीज कहां का है? तो यूरोप का है। कमेंट में आंसर मत दीजिए भैया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां पे है? आपको बताना है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां पे है। गलती से कंफ्यूज मत होइएगा। ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। लगाइए पोलिंग फटाफट। और इधर बताइए कि विल्हम्सन रॉन्टजेन, विल्हम्सन रॉन्टजेन ने किस चीज का आविष्कार किया था? रेडियो का, मोटर का, किस चीज का किया था? एक्सरे का, विद्युत बल्ब का? एक्सरे। बहुत बढ़िया। तो दोनों तरफ चलते रहिए, कोशिश करता हूं जब मौका मिलेगा तो चला दूंगा आपको। एक्सरे आ रहा है लोगों का आंसर, एक्सरे। बहुत बढ़िया। तो एक्सरे करेक्ट हो जाएगा। विलियम हेल्ड रॉन्टजेन ने एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया था। इधर आ जाइए, तो इधर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कैसे? देखिए, ग्रेट विक्टोरियन जो है, ग्रेट विक्टोरिया जो है, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रैगदान है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा, ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है? सबसे बड़ा मैदान है, रेगिस्तान है। और ये दुनिया में पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर इसकी रैंकिंग की जाए तो ये 3 नंबर पे आता है। दुनिया में ये तीसरे पायदान पे है, दुनिया में ये तीसरे पायदान पे है। नंबर 1 में सहारा है, नंबर 2 में बताइए कौन सा है? नंबर 2 में कौन सा है बताइए जल्दी। पंखुड़ी, तुम लेट क्यों आ रही हो? तुम तो टाइम पे रहती हो डेली। बहुत बढ़िया, गोभी।
1 नंबर पे सहारा डेजर्ट है, 2 नंबर पे गोबी है और 3 नंबर पे ग्रेट विक्टोरिया है। ये ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और 3 नंबर पे है। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? आपको बताना है कि कुलगाड़ी के अंदर में क्या होता है। तो आपको पता है कि कुलगाड़ी क्या है, एक पर्यटन जो है ना, एक टूरिस्ट स्पॉट है। वहां पे क्या किया जाता है? कोयला खनन, तांबा खनन, सोना खनन, वानिकी, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। लगाइए पोलिंग फटाफट। अच्छा, भूत टाउन कहां स्थित है? भूत टाउन कहां पे स्थित है? भूत टाउन के बारे में बताइए कि भूत टाउन कहां पे स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सर मैं आपका प्लस का स्टूडेंट हूं। बहुत बढ़िया। प्लस में ना बहुत लोग जुड़े हैं, मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे लोग प्लस में आए हैं और प्लस में वाकई हो रही है पढ़ाई। जैसे दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई होती है ना, वैसी पढ़ाई हो रही है। बहुत बढ़िया। मैं भी अमित कुमार, हाँ पता है। सुधीर भाई पता है मुझे। अब देखिए, अभी सब लोग आ जाएंगे उधर से, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे मैं प्लस। चलिए, तो इधर आ जाइए। सोना खनन याद रखेंगे। कुलगाड़ी क्या है? एक पर्यटन स्थल के साथ साथ भूत टाउन के रूप में, भूत टाउन के रूप में इसी को जाना जाता है, भूत टाउन कहा जाता है। और ये भूत टाउन है कहां पे? तो भूत टाउन है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर में ये है। ठीक है। और प्राचीन समय के अंदर में, ओल्ड एज में, ये सोना खनन के लिए बहुत फेमस था। अनुपम भी है प्लस में, मुझे पता है। पार्टिकुलेट एलिमेंट किसको कहते हैं? कणीय तत्व क्या है? ठोस, सॉलिड वेस्ट, एयर पॉल्यूटेंट, वाटर पॉल्यूटेंट, सॉइल पॉल्यूशन, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। आपको बताना है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये लीजिए पोलिंग। अच्छा, ये बता दीजिए कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार में फर्टिलाइजर की फैक्ट्री कहां पे स्थित है? फर्टिलाइजर फैक्ट्री बिहार में कहां पे है? बरौनी। करेक्ट आंसर है बरौनी। करेक्ट आंसर है बरौनी। यहां पे आ जाइए। तो कणीय तत्व वायु प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। कैसे? क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा, बहुत स्मॉल पार्टिकुलेट होता है, अत्यंत छोटे कण होते हैं। और बेसिकली जो तरल बूंदों की हवा जो होती है ना, उसमें ये मिल जाते हैं और मिलने के बाद जब इनका मिश्रण बनता है तो ये जटिल हो जाते हैं, जिसके कारण ये वायु प्रदूषण के नाम से जाने जाते हैं। जो पार्टिकुलेट होते हैं, जब हवा ये बहती है तो हवा में क्या है? वाटर पार्टिकल्स हैं। जब ये वाटर पार्टिकल के साथ मिलते हैं तो ये जटिल हो जाते हैं और जटिल होने के बाद वायु पॉल्यूशन बन जाते हैं। 10 सेकंड ही। निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? औसत लवणता के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से सागर में सबसे ज्यादा है, यानी क्या सैलिनिटी जिसको बोलते हैं। काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर। 4 1 5 ऑप्शन है, लगाइए। गलत नहीं होना चाहिए। ममता कुमारी आई है। ममता जय हिंद आपको। सोनू जी आए हैं, जय हिंद। जो लोग लेट आ रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि क्लास मेरी प्रतिदिन होती है 8 बजे, और कब तक होगी? जब तक बीपीएससी का पीटी नहीं हो जाता है तब तक, या दरोगा का मेंस नहीं हो जाता है तब तक, दोनों एग्जाम तक चलेगा। चलिए, तो बहुत बढ़िया। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा सैलिनिटी में डेड सी है। डेड सी है सबसे ज्यादा सैलिनिटी में। याद रखिएगा, जब सागर की बात हो रही है, इसकी सैलिनिटी 238% है डेड सी की। लेकिन अगर कोई आपसे झील के बारे में पूछ दे कि सबसे ज्यादा, मैं ही पूछता हूं, कमेंट में बताइए, सबसे ज्यादा लवणता वाला झील कौन सा है? तो याद रखेंगे, इससे भी ज्यादा लवणता है उस झील में। यस, वान। तुर्की में स्थित है, तुर्की में स्थित है, टर्की में स्थित है वान। वान झील की सैलिनिटी 330% है। 330% है वान झील की। नेक्स्ट। निम्नलिखित स्थानों को उद्योग से मिलाइए। कूट से उद्योग मिला मतलब बेंगलोर में क्या होता है, जमशेदपुर में किस चीज का है, कोरबा में किस चीज का है, एल्युमिनियम में किस चीज का है। मैच द फॉलोइंग है। 4 ऑप्शन है आपके पास, मैं पढ़ूंगा नहीं इसको, आप खुद से कीजिए। सवाल है 366 नंबर, पोलिंग लगा दे रहा हूं 15 सेकंड में। सर पिछला क्वेश्चन 500 तक का पीडीएफ मिलेगा। भाई वीडियो अवेलेबल है, आप जाके वीडियो देख लीजिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज डे 10 है, आप मेरे प्रोफाइल में जाइए, आपको पीछे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। ई ऑप्शन नहीं है इसमें।
करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कैसे हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए जरा, बेंगलुरु में क्या है तो वायुयान, एयर जर्नी के लिए बहुत है, एयर स्पेस है। कोरबा, कोरबा कहां पे है तो एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। आपको पता है कि एल्यूमिनियम मूल्य से कोरबा है कहां पे तो कोरबा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। जमशेदपुर किस चीज के लिए पता है तो आपको टाटा स्टील पता है, लोहा के लिए फेमस है, तो आप इसी से बना सकते थे। आप जैसे ही जमशेदपुर को लोहा लगाते तो ये सारा एलिमिनेट हो जाता। तो करेक्ट आंसर का एग्जाम के अंदर में ना एलिमिनेशन मेथड हटाया कीजिए इसमें, ठीक है ना। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। तो एक जिसमें आप पूरा श्योर रहें, दो तो ऐसा होगा ना जिसमें आप पूरी तरीके से श्योर रहेंगे, तो वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, महानगरों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय रेलमार्ग, प्रमुख वायु मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्वर्ण व्यापार का मार्ग, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। चार ऑप्शन बताए हैं, आपको बताना है करेक्ट आंसर। ध्यान से मारिएगा, ध्यान से, बहुत लोग गलती करेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये लीजिए, बहुत लोग गलती करेंगे मुझे पता है। देखिए कुछ लोगों ने कर ही दिया, लेकिन कम लोगों ने किया, अपेक्षा ज्यादा की थी। चलिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना है जो उत्तर भारत को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम चार तरफ से, मान लीजिए कि ये जो भारत का नक्शा है, नक्शा नहीं बनाऊंगा मैं, बहुत गंदा है नक्शा मेरा, तो ये जो दिल्ली है, दिल्ली को जोड़ेगा कलकत्ता से, कलकत्ता को जोड़ेगा किससे? चेन्नई से, चेन्नई को जोड़ेगा मुंबई से। ये चार महानगरों को जोड़ा जाएगा। महानगरों को जोड़ने के लिए नहीं बनाया गया, रेल मार्ग नहीं है ये, रेल मार्ग नहीं बनाया गया यहां पे। किसने दिया था तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति की मुख्यतः कहां केंद्रित है? द्रविडियन कहां पे है? आपको पता है कि आर्य जो द्रविड़ प्रजातियां हैं वो कहां रहती थी, आपको बताना है। दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, उत्तर भारत, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा लगाइए पोलिंग जल्दी, 15 सेकेंड। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि दार उल सफा, दार उल सफा का मतलब क्या होता था? जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जो तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था, दार उल सफा हॉस्पिटल। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया। खैराती अस्पताल उसको कहते थे हम लोग ठीक है ना, खैराती अस्पताल के नाम से जाना जाता था। खैराती नहीं, खैराती, यस, खैराती अस्पताल। करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। याद रखिएगा, द्रविडियन प्रजाति जो थी उसका मुख्य केंद्र कहां था? दक्षिण भारत में था। आर्य भी थे, बहुत सारे लोग थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी से मिलती है? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट कहां मिलते हैं? किस पहाड़ी पर? पलानी पर, अल्लामुड़ीगुड़ी पर, अनाईमुड़ी पर, नीलगिरी पर, शेख सोराय पहाड़ी पर। तो चार ऑप्शन है आपके पास, पांच ऑप्शन है बेसिकली, बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3 जल्दी बताइए। जल्दी, कोई बता सकते हैं? एक क्वेश्चन और भी दे देता हूं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित की गई थी? किसने रचना की थी पंचतंत्र दंत कथाएं? विष्णु शर्मा, वाह, आप लोगों ने दे ही दिया तो मैं क्या बोलूं। चलिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। विष्णु शर्मा करेक्ट आंसर है। पंचतंत्र दंत कथाएं विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी। याद रखेंगे, खेत याद रखेंगे, क्या पूछा है? पश्चिमी और कहां मिलती है? तो इजी है, इसमें कुछ बताना नहीं है, नीलगिरी पहाड़ी पर मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में से तांबा उद्योग कहां पे स्थापित किया गया? ये पेन को क्या हो गया फिर यार? चलिए मैं हाथ से ही लिखता हूँ, इसे पेन काम नहीं कर रहा है, ये वाला, ये पेन काम नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया टच में। चलिए, इंटरेस्ट भी लगता है ईएमआई पे? नहीं, नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं लगता। आप एक बार ना व्हाट्सएप कर लीजिएगा मेरे भाई, इतना जो सवाल है ना, इससे बढ़िया आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा मुझे
क्लास के बाद 6203279540। और जो भी लीजिएगा ना 3 बजे के पहले खरीद लीजिएगा। आज एक मेरा क्लास जो चल रहा है 3 से 4:30 चल रहा है, 2 क्लास आपका निकल चुका है, आज तीसरा क्लास है इसका। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। निम्नलिखित कहां पे तांबा उद्योग कहां पे स्थित है? 5 ऑप्शन है, 570 नंबर 1 2 3 4 लगाइए जल्दी। तांबा के लिए पूरे भारत में जाने जाने वाला जगह जो प्राचीन काल से ही जाना जा रहा है, आज से नहीं जाना जा रहा, प्राचीन काल से ही फेमस है। टाइमिंग लिख दीजिए सर। टाइमिंग जो है ना प्लस कोर्स का टाइमिंग है 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक एक कोर्स है। ये नया शुरू हुआ है, अभी 2 दिन क्लास हो चुका है इसमें, 1 मई से शुरू हुआ है, कल ऑफ था। और एक बैच जो पुराना वाला है वो 6 बजे से 7:30 तक चल रहा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा खेतरी। खेतरी कहां पे है? तो राजस्थान में है। मैं आपको कल ही बताया था कि राजस्थान में खेतरी है, और खेतरी जो है प्राचीन काल से तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस। आप मुझे बताइए कि जब वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है तो कौन से गैस का प्रयोग होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। प्लस में जी, प्लस का ही टाइमिंग लिख रहा हूं। प्लस का टाइमिंग है 3 से 4:30 और 6 से 7:30। एक नया बैच कल से भी शुरू हो रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव बीपीएससी पीटी का। बीपीएससी पीटी का पूरा कोर्स शुरू हो रहा है। फिजिक्स के मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब पढ़ाया जाएगा उसके अंदर में, सारे अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। वो कल से शुरू हो रहा है 5 मई से, मिशन बीपीएससी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, हाइड्रोजन। याद रखेंगे कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। निक्कल जो है, निक्कल जिसको बोलते हैं, उत्प्रेरक का उपयोग भी इसमें किया जाता है। निक्कल उत्प्रेरक का भी उपयोग किया जाता है। और इस जो ये पूरी जो क्रिया होती है इसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण इसको बोलते हैं। इस अभिक्रिया का अब उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में एजुकेटर अभी 2 लोग हैं, इंग्लिश में और एजुकेटर 1 वीक के अंदर आ जाएंगे। आप परेशान मत होइए, तब तक क्लास स्टार्ट कर दीजिए। और 1 से 2 वीक के अंदर में और भी बहुत सारे एजुकेटर, दिल्ली के बहुत सारे एजुकेटर आ रहे हैं, बिहार के एजुकेटर अभी नहीं आ रहे हैं, दिल्ली से बहुत सारे एजुकेटर इसमें ज्वाइन करेंगे बीपीएससी कैटेगरी को। प्लस में सर थ्योरी होता है, एमसीक्यू कभी नहीं होता है। थ्योरी होता है जिस दिन कोर्स कंप्लीट हो जाता है उस दिन 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू होता है बस। थ्योरी पढ़ाया जाता है। पीटी का बैच और मेंस का बैच, जैसे कोचिंग में आप पढ़ते हैं, प्रीलिम्स का बैच होता है, मेंस का बैच होता है, ऑप्शनल का भी बैच होता है। बिहार एसआई का अलग बैच चलता है, एसआई मेंस का अलग चलता है, बीपीएससी पीटी का बैच अलग चलता है, बीपीएससी मेंस का बैच अलग चलता है, जीएस पेपर 1 का अलग चलता है, जीएस पेपर 2 का अलग चलता है। हिंदी या इंग्लिश दोनों में चलता है, जिसमें आप पढ़ना चाहती हैं पढ़ सकती हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलता है। अभी मैक्सिमम एजुकेटर हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश में सिर्फ 2 लोग हैं, और बाकी लोग धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं। लेकिन फी अभी कम है, 33,600 ओरिजिनल फी है। अभी डिस्काउंट करके 7500 लगेगा 2 साल का। 2 साल का ही लीजिएगा, क्योंकि 1 साल का लेंगे ना तो 6,300 रुपए है। तो 1 साल के लिए 1000 रुपए लगा के ले लीजिएगा। छोटे भाई बहन है वो लोग भी पढ़ लेंगे। यहां आ जाइए। घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी में मुख्यतः क्या पाई जाती है? सबको पता है कि एलपीजी के अंदर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? मीथेन, प्रोपेन, एलिथिलीन, ब्यूटेन और क्या पूछा जा रहा है? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा? मुख्यतः है, देख लीजिएगा, मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है? 1 2 3। अभी का क्लास 9:30 बजे खत्म हो जाता है। 8 से 9:30 फ्री क्लास चलता है। 8 से 9:30 फ्री क्लास है, ये सबके लिए है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटेन। याद रखेंगे जो एलपीजी होता है उसके अंदर ब्यूटेन यानी C+O, उसके अलावा आइसोब्यूटेन और कुछ प्रोपेन जिसको CHG बोलते हैं, प्रोपेन का भी मिश्रण होता है। बेसिकली ये जो गैस है हम लोग खाना बनाने के रूप में और घरेलू ईंधन के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप प्लीज इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो 6203279540 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जिनको लेना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से, मैं आगे बढ़ता हूं। बिहार एसआई मेंस अगस्त से पहले नहीं होगा। अगस्त से पहले एग्जाम नहीं होगा, ये बात जान लीजिए। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाता हूं भाई, मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में। साबुन ग्रीज को हटाता है। बेसिकली हिंदी इंग्लिश रहता है, लेकिन मैं हिंदी वालों के लिए भी कंफर्टेबल हूं, कोई दिक्कत नहीं होती है।
ठीक है। नेक्स्ट, साबुन ग्रीस को हटाता है, साबुन ग्रीस को हटाता है स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पायसीकरण द्वारा, परासरण द्वारा, इनमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। पोलिंग लगाइए 1 2 3, जल्दी से 10 सेकंड दूंगा। बीपीएससी का फॉर्म आ जाएगा लेकिन एग्जाम अगस्त सितंबर से पहले नहीं होगा, इसलिए बहुत टाइम है, कोर्स ले लीजिए और आराम से घर पे बैठ के पढ़िए। कोचिंग सितंबर से पहले अभी नहीं खुलने वाला है, ऑफलाइन कोचिंग सितंबर से पहले नहीं खुलने वाला है, ये बात के लिए आप कंफर्म रहिए। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पायसीकरण से, एम्प्लीफिकेशन से। साबुन जो है ग्रीस को क्या करता है, साबुन जो है और ग्रीस को पायसीकरण के द्वारा हटाया जाता है। साबुन में बेसिकली जो है अणु जो होता है ना, लंबी श्रृंखला वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, जिसमें सोडियम और पोटेशियम का लवण होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए यही कारण है कि साबुन का जो आयनिक भाग होता है वो पानी में घुल जाता है, जबकि कार्बन श्रृंखला में क्या होता है, तेल में घुल जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंद वर्षों में प्रतिवर्ष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? आपको बताइए, एंटी इंफ्लेमेटरी पॉइजन जिसको बोला जाता है, एंटी डायबिटिक है, विटामिन ए, डी, ई, के, इनमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। बताइए सर, आप टाइम बहुत लेते हैं। अगर मैं टाइम बहुत ले रहा हूं तो अरुण जी मैंने आपको रोका नहीं, आप जा सकते हैं। मैं बिना डिस्कशन किए आगे नहीं बढ़ सकता हूं। मैं अपने तरफ से बेस्ट देने की, क्या डिस्कशन कम कर दूं, बाकी लोगों से पूछ लेता हूं। कमेंट कीजिए भैया, डिस्कशन खत्म कर दूं, केवल क्वेश्चन और आंसर टिक करूं? तो जरा बताइए ये कौन साहब हैं, इनको जरा बताइए। मेरे भैया दोस्त हैं आपके, मेरे प्यारे मित्र और आप सभी के मित्र अरुण कुमार राज जी, आपसे विनती है कि कृपया नीचे के कमेंट को पढ़ें। 3 बजे का क्लास फ्री नहीं है, सब पेड है, सिर्फ यही वाला फ्री होता है, उसमें थ्योरी पढ़ाई जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। विटामिन के इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। विटामिन के में एंटी इंफ्लेमेटरी चीजें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 575। मिलाना है आपको सूची 1 से सूची 2। त्वचा कैंसर से किस चीज से इसका इलाज किया जा सकता है? ध्वनि प्रदूषण किस चीज से नापा जा सकता है, मतलब किससे कौन संबंधित है, तो आपका इसी से पता चल जाएगा। ध्वनि प्रदूषण को पकड़ लीजिए और ओजोन को पकड़ लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 1 2 575 नंबर क्वेश्चन है, 1 2 3। इससे फास्ट क्लास क्या होगा? नहीं हो सकता है कि और कोई टीचर कराते हो और बाकी सर लोग में वो पढ़ते हो तो फास्ट होता हो, मुझे तो नहीं लगता। अब इससे ज्यादा मुंह बोलूंगा तो मुंह का ये सब बाहर आ जाएगा निकल के, कितना तेज बोलूं मैं। चलिए बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। चलिए, तो क्वेश्चन करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मैंने क्या बोला कि आप ध्वनि प्रदूषण से पकड़ लीजिएगा। देखिए, मैंने बार बार बोला है कि जब भी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आए तो आपको 1 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है। जैसे ध्वनि प्रदूषण है, तो आपको पता है कि डेसिबेल में मापा जाता है, यानी बी का 3 होगा, तो ये ऑप्शन रिजेक्टेड हो गया। उसके बाद आपको पता है कि ओजोन छिद्र किससे संबंधित है? आपको ये बात इजीली पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, 1 होगा, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब बच गया ये दोनों में, तो त्वचा कैंसर आपको पता है किससे होगा, तो पैराबैरगनी रे, अल्ट्रावायलेट रे से होगा, यानी ए का 2 हो जाएगा, तो 2 से शुरू होगा, ये आंसर हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। मानव शरीर में विटामिन ए कहां भंडारित होता है? आपको बताना है कि जो हमारा विटामिन ए है वो किस चीज में भंडारित रहता है? यकृत में, त्वचा में, फेफड़ा में, गुर्दा में, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कहां रहता है। 1 2 3 जल्दी बताइए। मैक्सिमम कहां पे रहता है? बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर हो गया। रेटिनॉल क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, क्या है रेटिनॉल? रेटिनॉल का क्या काम है? रेटिनॉल का क्या दूसरा नाम है? बहुत बढ़िया, विटामिन ए है, विटामिन है, बहुत बढ़िया। रेटिनॉल क्या है? विटामिन ए का ही नाम है, ठीक है। रेटिनॉल जो होता है यानी वसा में क्या करता है, आराम से घुल जाता है, घुलनशील होता है ये। और याद रखेंगे इसका भंडारण कब होता है? जब आवश्यकता पड़ती है तब भी यह अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। और अधिकांश जो है लगभग 90% इसका भंडारण कहां होता है? यकृत में होता है, पूरा नहीं होता है। नेक्स्ट, रक्त कैंसर जिसको ल्यूकीमिया कहते हैं, ल्यूकीमिया की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। आयोडीन 131, सोडियम 24, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। सोडियम, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 16, इनमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लगाइए आंसर। करेक्ट क्या होगा? जो ब्लड कैंसर है उससे बचाव के लिए, उससे प्रिवेंशन के लिए क्या यूज किया जाता है? कौन सा रेडियो टॉपिक? बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का गलत है, मेरा आंसर सही है। पोल रॉन्ग नहीं है। रक्त कैंसर। अच्छा ठीक है, मुझे जहां तक याद है कि फास्फोरस 32 है, लेकिन ठीक है मान लेता हूं आप लोग कह रहे हैं तो कोबाल्ट 60। चलिए ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को देख लूंगा, मैं आपसे वापस जाके देख लूंगा। इससे कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन का आंसर कभी कभी ऊपर हो सकता है। एक क्वेश्चन है, इसको देख लिया जाएगा, लुक इन दिस। लेकिन मुझे जहां तक याद है मेरे भाई कि रेडियो फास्फोरस होता है ना, P32 के नाम से जाना जाता है। ये P32 जो इसका ल्यूकमिया और ट्यूमर दोनों में प्रयोग किया जाता है। आप सही हैं सर। मुझे जहां तक याद है ना कि फास्फोरस 32 ही आंसर होगा, सी ऑप्शन। शशि सरन से सर्च नहीं हो पा रहा है, एकदम होगा भैया। अनअकैडमी में जाइए, ऊपर गोला में मारिए शशि सरन, मिल जाऊंगा। शशि के बीच में स्पेस देके सरन मारिए। लूसेंट में P32 है। अच्छा, कोई आदमी गूगल कर लीजिए और मुझे फोटो भेज दीजिए, तब तक मैं सुधार कर लूंगा, ठीक है? नेक्स्ट, या फिर आप गलत होंगे तो आप सुधर जाएंगे। आयोडीन कृत लवण में रहता है, आप एक बार गूगल में कर लीजिए P32 कहां यूज होता है, आ जाएगा डायरेक्टली। आयोडीन कृत लवण में रहता है मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। 578 नंबर क्वेश्चन है, बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। ये लीजिए, आप सही हैं, गूगल कर लिया। मैं सही हूं ना? एक बार स्क्रीनशॉट भेज दो भाई उसका, बाकी लोग का आंसर सही करवा दूं फिर। चलिए, तो इस क्वेश्चन में मेरा आंसर सही है, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन ही होगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। जहां पे आप कमेंट टाइप कर रहे हो ना, वहां पे एक क्वेश्चन मार्क टाइप का बना होगा, वहां अटैच करने का ऑप्शन आता है, फोटो। फोटो अटैच कर सकते हैं आप। ये लीजिए, एक बार अपना ये देख लीजिए। देखिए भैया, जो लोग चिल्ला रहे थे ना कि पोल गलत है, तो बोलने से पहले सोचा कीजिए, है ना? कल भी आप लोगों ने कहा था और कल भी वो पोल मेरा सही था। मैं बार बार कह रहा हूं सही है, सही है, तो सुनते नहीं है मेरी बात। देखिए यहां पे फास्फोरस 32 इज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर एंड अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखा कीजिए बोलने से पहले। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आयोडीन कृत लवण किसमें रहता है आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड में रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? जो एसिड रेन होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3। बहुत इजी है, गलत नहीं होना चाहिए। 1 2 3। हाँ हम सही हैं भैया, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग बोल देते हैं, तो एक बार चेक कर लेना फर्ज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शिक्षक कोई बहुत बड़ा ऊपर से ताकत लेके नहीं आता है, शिक्षक एक कड़ी होता है। शिक्षक 10-20 किताबों को पढ़ता है और आपको उनको छोटा करके समझाता है। ऐसा नहीं है कि कोई सिद्धांत मैंने लिख दिया है, मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया है, अपनी भाषा में, सरल भाषा में, बहुत सारी किताबों से, बहुत सारी जगहों से इकट्ठा करके आपको पढ़ाता हूं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखेंगे H2SO4 सबसे ज्यादा होता है, लगभग 65%, लगभग 65%, 65% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। आइए, गॉड प्रोटिकल, गॉड पार्टिकल जिसको बोलते हैं, हिग्स किससे रिलेटेड है? मैंने आंसर ही बोल दिया। न्यूट्रिनो, हिग्स बोसन, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। 5 ऑप्शन है, लगाइए जल्दी पोलिंग। नहीं, कमेंट में आंसर नहीं देना है। पोल नहीं आ रहा है तो एक बार अपने इंटरनेट कनेक्शन को रोड कर लीजिए, चेक कर लीजिए।
बहुत बढ़िया। तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग बड़े हुए हैं। अक्षय राज जी मुझे दिख रहे हैं, दीपिका, प्रभा, शिशु, रजनी कुमारी, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया। प्रभा गुप्ता, शिशु कुमारी दिख रही है, रजनी दिख रही है, दीपिका मिश्रा दिख रही है, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, उत्तम भाई दिख रहे हैं। इन लोगों के कमेंट आ रहे हैं मुझे, बहुत बढ़िया, यूट्यूब वाले लोग भी। चलिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हिग्स बोसन थ्योरी। कौन सी थ्योरी? हिग्स बोसन थ्योरी। ठीक है, आइए जल्दी अब करंट अफेयर्स में आ जाते हैं। 5 मिनट के अंदर समेट देंगे, रिवीजन है ये, वीकली रिवीजन का करंट अफेयर्स है। ठीक है, अनअकैडमी ऐप लैपटॉप पे चलता है और लैपटॉप पे ही पढ़ा कीजिए। अगर आपके घर में लैपटॉप है तो लैपटॉप पे पढ़िए, बहुत आराम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मिनट और लगेगा, 5 मिनट में सेशन क्लोज करेंगे। जल्दी जल्दी, 10-10 सेकंड, 10-10 सेकंड करिए भैया, मेरा पेन भी काम नहीं कर रहा है, उंगली से लिख रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित प्रकृति किसने किया? आईआईटी दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर, रुड़की, एबीसीडी 4 ऑप्शन है, लगाइए पोलिंग। पोलिंग लगाइए, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। याद रखेंगे, प्रकृति का फुल फॉर्म क्या आपको पता है? प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। ये एक्चुअली में क्या है कि मतलब जिलावार, राज्यवार, मतलब पूरी भविष्यवाणी करती है कि अभी इतना हुआ है, इतना ग्रोथ और हो जाएगा, इतना ग्रोथ और हो जाएगा। कैसे करती है? तो इसमें जो प्रशासन डेटा इनपुट देता है, जो वायरस का संक्रमण है उसका इनपुट मिलता है कि कैसे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मौसम के पैटर्न का भी एनालिसिस किया जाता है कि कैसे हो रहा है, मतलब पूरी तरीके से। और इसको साप्ताहिक तौर पे यानी वीकली अपडेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ताप एनटीपीसी ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन इंजन आधारित इलेक्ट्रिक बसों का और कारों का अभिमंत्रण आयोजन? जयपुर, पटना, दिल्ली, लखनऊ। तो आपको बताना है कि एनटीपीसी ने कारों के लिए ये निकाली है, क्या बोलते हैं उसको, निविदा निकाली है, आमंत्रित गए हैं किस किस शहरों के लिए? जयपुर, पटना, लखनऊ, नई दिल्ली। एबीसीडी 4 ऑप्शन है, पोलिंग लगाइए, जल्दी जल्दी कीजिए, खत्म करना है फटाफट। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। याद रखेंगे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने की बात हो रही है, इस पे इसलिए ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि भारत को 2030 तक, भारत से 2030 तक पेट्रोल और डीजल कार बंद हो जाएगा और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बिक्री का ऑर्डर होगा। नंबर 2 बात कि इससे क्या होता है, कार्बन का जो उत्सर्जन होता है वो कम करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है? ठीक है, बिहार, पंजाब, हरियाणा, केरल। 1 2 3 4 लगाइए जल्दी। किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों पर वो खर्चा नहीं करेगी भैया? क्यों? क्योंकि कोरोना में बहुत सारी आपातकाल जैसी चीजों को आवश्यकता है, हॉस्पिटल बनाना है, एम्बुलेंस खरीदना है, बस खरीदना है, तो ये सब एम्बुलेंस, अग्निमशन, ये सब चीजें खरीदनी है, इसलिए। हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पहले बोला कि जो आज के 10 क्वेश्चन है इसमें 5 क्वेश्चन पुराने हैं, इसलिए पुराने हैं और इंपॉर्टेंट है, जो उसकी एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है जरा कमेंट करके बताइए तो। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? कट्टर हैं? कट्टर नहीं भैया, खट्टर कहिए, पूरा नाम बताइए। मनोहर लाल खट्टर। इंटरनेशनल लेबर डे किस दिन मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 15 फरवरी, 1 मई, 1 जून। 4 ऑप्शन है, 1 2 3। मनोहर खट्टर। जो लोग भी लेट आ रहे हैं, इतना लेट आ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया मेरी क्लास में समय पर आने की कोशिश कीजिए। अलका, सुबह 8 बजे क्लास शुरू होता है, 8 AM। अगले 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 मई को आपको पता है अंतरराष्ट्रीय ये मजदूर दिवस मनाया। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखेंगे, भारत में इसकी शुरुआत 1923 में हुई थी, चेन्नई से। कहां से?
चेन्नई से, चेन्नई से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ऐसे अगर आप मान ले तो 1886 से, सॉरी कहां लिखूं, 1886 से, ठीक है। 1886 से इसको मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका में जब मजदूर यूनियन जो था ना, मजदूर का यूनियन, उनको 8 घंटा से ज्यादा काम किया जाता था, मतलब उनको दिन भर खटवाया जाता था, रात भर 12-13 घंटे। तो जो मजदूर यूनियन था उसने बोला कि 8 घंटा से हम ज्यादा काम नहीं करेंगे, और 1 मई के दिन उन्होंने हड़ताल कर दिया। उसी हड़ताल के दिवस में जो सरकारी टाइम है वो 8 घंटा है और मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। नेक्स्ट, एडीबी ने बताया कि उसने कोरोना महामारी के खिलाफ मदद के लिए किस देश को 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दी है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जल्दी लगाइए पोलिंग, थोड़ा फटाफट कीजिए, अगले 5 मिनट में क्लोज करना है। यूट्यूब वाले लोगों का क्या हाल चाल है भैया? यूट्यूब में क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया, यूट्यूब में भी सब सही चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी ऑप्शन, भारत। भारत को दिया है, किसने दिया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। कोई बताएंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? इसके हेड कौन है? मनीला में है। इसके हेड कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी हेड कौन है? आसा कावे। यस, अस्कावा, अस्कावा नहीं भैया आसा कावा नाम है इसका, आसा कावा, यस आसा कावा, करेक्ट। तो इनका मात्सुत्कु आसा कावा, जो भी नाम है, करेक्ट आंसर वो होगा। और इनका हेडक्वार्टर कहां है? मनीला में है। केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने पर मौत के उनके परिवारों को कितने लाख मुआवजा देने की घोषणा की है? 10, 20, 50, 30। ए बी सी डी बताना है, करेक्ट आंसर क्या होगा? कितने लाख? कल ही बताया था मैंने आपको, कितना लाख देना है, 1, 2, 3। बहुत बढ़िया। भारत में अभी तक कोरोना के कितने मामले आ चुके हैं? कल तक का डेटा कोई बताएंगे? कल तक का डेटा, कितने कोरोना के मामले आ चुके हैं? 40,000 से ऊपर। ओह माय गॉड, बहुत स्थिति खराब हो रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 लाख। 50 लाख बोला गया है कि भैया दिया जाएगा जो लोग बंदरगाहों पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी हमारा सामान आ रहा है बाहर से, वही लोग तो ध्यान रख रहे हैं उसका। सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप शशि शरण के कोड का इस्तेमाल कीजिए, और जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो 6203279540 पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। और लेना है तो 3 बजे के पहले लीजिएगा। आज की क्लास मत छोड़िएगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा 3 से 4:30 में, प्लस के अंदर में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस आर्थिक संगठन को अमेरिका का ओएसडी में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? बहुत इजी क्वेश्चन है। राहुल सचदेवा, अमृता सिंह, राहुल त्यागी, मनीषा सिंह, ABCD। बक्सर में 10 रिकवरी, बहुत बढ़िया। आपको पता होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मनीषा सिंह। मनीषा सिंह क्या है? तो भारतीय अमेरिकी राजनीतिक है, मतलब इंडो अमेरिकन है, और बेसिकली वहां अभी विदेश भाग में काम करती हैं वो। उनको OECD का मुख्यालय कहां पे है? तो OECD का मुख्यालय कहां पे है? कोई बताएंगे? कमेंट करके बताइए। पेरिस में है। कहां है? पेरिस में है। इसके अंदर में 36 मेंबर कंट्रीज हैं। कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 36 मेंबर कंट्रीज हैं। 587 नहीं हुआ सर, अच्छा छूट गया क्या? ये लीजिए। कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास ब्लैक पिच को रद्द कर दिया गया है? ब्लैक पिच जो है कहां पे रद्द किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, चीन, रूस। 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4।
ग्रुप में आप अपने आप ऐड हो जाइएगा। जब भी आप व्हाट्सएप पे हाई करके मैसेज भेजते हैं तो आपको एक रिटर्न में मैसेज भेजा जाता है। उस मैसेज में सबसे ऊपर चैट का लिंक होता है, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिकली ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। लड़कियां सिर्फ उसको ज्वाइन नहीं करेंगी, लड़कियों को मैं ऐड कर दूंगा। लड़कियां उसमें मैसेज लिख के भेज दीजिएगा, गर्ल और अपना नाम, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है, इसने अपना जो अमेरिका का जो ऑस्ट्रेलिया का जो युद्धाभ्यास है पिच ब्लैक 2020, बेसिकली ये किसके द्वारा किया जाता है, तो जो रॉयल एयरफोर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया है उसके द्वारा ये एक मतलब 2 साल पे होता है, जिसको बोलते हैं द्विवार्षिक है। इसकी शुरुआत 1981 के अंदर हुई थी और बहुत फेमस ये युद्धाभ्यास माना जाता है, ठीक है। और ये किसके साथ होता है, तो ऑस्ट्रेलिया का होता है भारत के साथ। किसके साथ होता है, तो भारत के साथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो चुका है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुमार का निधन हो गया? झारखंड, पंजाब, तमिलनाडु, बंगाल। 1 2 3 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बंगाल। इसमें कुछ बताने वाला खास नहीं है, बहुत फेमस व्यक्ति थे। लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम, बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया? आंध्रा, केरल, हिमाचल, असम। अच्छा बताइए, इतना ऐप लॉन्च होता है ना कि आदमी परेशान हो जाता है। करेक्ट आंसर बताइए, 1 2 3 4 क्या आंसर होगा? इसको 30 सेकंड चलने देते हैं, लीडर बोर्ड दिखा दूंगा। जिनको भी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है मैंने नंबर दे दिया है, फटाक से अभी तुरंत मैसेज कर दीजिएगा। जिनको ग्रुप ज्वाइन होना है, लड़के ऑटोमेटिकली ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, लड़कियों को मैं शाम तक कर दूंगा। पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी। प्लस की क्लास 3 बजे है, 2 क्लास हो चुका है, नया बैच चल रहा है, आगे क्लास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत फायदे भी हैं। अभी सितंबर से पहले कोचिंग नहीं खुलने वाला है, और यहाँ पे भी जो पढ़ाया जाता है ना, इंडिया लेवल के टीचर पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होगी। लाइव में ठीक ठाक लोग रहते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, 250 के आसपास लोग लाइव में रहते हैं बस। मैं झूठ नहीं बोलता कि 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं। जो आंकड़े हैं मैं सत्य आंकड़े बताता हूं, ठीक है। 280 प्लस, 250 तो मैंने देखा था, 280 मैंने नहीं देखा। करेक्ट आंसर, अरे यार लीडर बोर्ड नहीं दिखा पाया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। चलो सभी लोग ना, सभी लोग ए ऑप्शन लगा लो। जल्दी लीडर बोर्ड दिखा देता हूं, तब तक इधर सवाल आए हैं बहुत लोगों के। राम अंचल बाबा, ये क्या कर दिया राम अंचल, आपने अपना फोटो क्यों भेज दिया है? गलत बात है। ये गुड्डू कुमार ने भेजा, क्या क्या भेज रहे हैं आप लोग? नूतन कुमारी का भी कुछ आया है, शिवानी का भी कुछ आया है, रुद्रराज का भी कुछ आया है, राम अंचल बाबा का भी कुछ आया है। तो बहुत सारे लोगों का कुछ कुछ आया हुआ है। पहले लीडर बोर्ड दिखाऊंगा मैं, ये रहा लीडर बोर्ड। क्या हो गया, लीडर बोर्ड आया? हाँ, अर्पणा कुमारी, राजू, अनुपम, रामाश्रय, सिद्धांत, श्वेता, पूजा, संतोष, मंजीत, सुजीत मिश्रा, सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। अब जो लोगों के आए हैं सवाल देख लिए जाए। ये किसी ने मेरी ही फोटो भेज दी है, मेरी फोटो भेज दी है, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। मेरी क्लास की फोटो कहीं से निकाल के भेज दिया है। ये एक छोटा सा आदमी एकदम जबरदस्त मुद्रा में मैं दिख रहा हूं, है ना, कमर पे ऐसे हाथ रखे एकदम लगा हुआ हूं, किसी ने फोटो निकाल लिया है, ठीक है। अकबर के साथ युद्ध करने वाला दुर्गावती असीरगढ़, गलत है ये। इसका आंसर ये हो जाएगा, असीरगढ़ कहां से हो जाएगा, बुंदेलखंड होगा ना जी, या मांडू भी सही है, मांडू ऑप्शन होगा। Cobalt therapy is used in medical for gamma rays from the radio telescope. Cobalt treat cancer.
बिलोंगिंग टू 16। देखो रेडियोथेरेपी के लिए कोबाल्ट भी सही है और वो जो हमारा P32 है वो भी सही है, दोनों होता है, लेकिन P32 वाइडली यूज्ड है। देखो यहां पे इन्होंने भेजा है सोडियम 24 का रक्त व्यक्तिक्रम, ये सही है ना, मैंने यही बताया था, ठीक है। ये रामांचल बाबा ने फोटो भेज दिया, ये क्या मजाक है यार। चलिए, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय, लव यू ऑल मेरे दोस्तों, बाय बाय। तो क्लोज करें। चलिए, तो बहुत शुक्रिया सभी को, मेरा जय हिंद।